सो हेलो एवरीवन, आज हम लेने वाले एफ का जो हमारा फाउंडेशन कोर्स 2 का जो सेमेस्टर 2 है उसका जो थर्ड यूनिट है इकोलॉजी, उसका लेक्चर नंबर 8 लेने वाले हैं, जिसका आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। ठीक है, मतलब क्या बेसिकली देखो, हमारा जो इन्वायरमेंट है अगर उससे आप देखोगे तो समय के साथ काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड होते जा रहा है, मतलब ख़राब होते जा रहा है। हमारा इन्वायरमेंट, वातावरण एकदम प्रदूषित होते जा रहा है, हमारे आसपास की जो जानवर है वो मरते जा रहे हैं। तो पूरा हमारा जो अर्थ है वो एक टाइप से देखोगे तो उसका जो इन्वायरमेंट है वो पूरी तरीके से अब मतलब एक टाइप से बोल सकते हो बर्बादी के कगार में आ चुका है। ठीक है, तो बेसिकली देखोगे कौन से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होते हैं जो हमारे अर्थ पे है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट जो है हमारा अफेक्ट पड़ रहा है, उसके बारे में आज के लेक्चर में समझेंगे। एंड ये समझेंगे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन आखिर होता क्या है, ठीक है, क्यों होता है, क्या रीजंस होते हैं जिनकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो हमारे अर्थ में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आज के लेक्चर में समझने वाले हैं। ठीक है, तो देखो पॉइंट्स पढ़ते हैं, आपको अच्छे से समझ आएगा सारी चीज़ें। तो देखो फर्स्ट पॉइंट में लिखा क्या है कि लिखा है देखो कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इज द डिग्रेडेशन ऑफ द इन्वायरमेंट थ्रू डिप्लेशन ऑफ resources such as air, water, soil and the destruction of ecosystem and the extinction of wildlife। मतलब क्या देखो, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन का मतलब होता है जब हमारा जो इन्वायरमेंट है वो डिप्लेट होता है। डिप्लेट का मतलब होता है कम होने लग जाता है, मतलब घटने लग जाता है। हमारे एटमॉस्फेयर में एयर खराब होने लग जाएगा, प्रदूषित होने लग जाएगा, एयर वाटर भी खराब होने लगेगा, मतलब एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें जब होने लग जाती है, हमारे रिसोर्सेज खत्म होने लग जाते हैं। ठीक है, हमारा इकोसिस्टम जो रहता है वो डिस्टर्ब होने लग जाता है। जैसे जंगल में मान लो ढेर सारे जानवर थे, हमने जंगल को काट दिया, सारे उधर के जो जानवर थे वो भी मर गए साथ में। ठीक है, जंगल नहीं रहेगा तो रहेंगे कहाँ। मान लो जंगल में शेर रहता था, ठीक है, जंगल काटा, हमको शेर दिखा, हमने जू में डाल दिया, तो पूरा इकोसिस्टम हमने खत्म कर दिया। ऊपर से देखो काफी सारे जानवर जो थे वो भी एक्सटिंक्ट हो गए, विलुप्त हो गए। आपने सुना होगा ना विलुप्त वर्ड, एक्सटिंक्ट होना। जैसे देखोगे जो आपने सुना होगा कि जो चीता है हमारे इंडिया से गुम, मतलब विलुप्त हो गया था, जिसकी वजह से अब चीता बेसिकली दूसरे देशों से हमने चीता लेके आया अपने इंडिया में, ताकि हम वापस से चीता को रिकवर कर सके हमारे इंडिया के अंदर। ठीक है, तो देखोगे तो ऐसे काफी सारे जो वाइल्ड लाइफ है, एनिमल्स जो है वो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। जैसे पहले टाइम पे भी काफी सारे एक्सटिंक्ट हो गए, जैसे डोडो बर्ड आपने सुना होगा, डोडो। तो ऐसे काफी सारे जो बर्ड्स थे, एनिमल्स थे, जो कि हमारे इंडिया से या फिर पूरी दुनिया से जो है वो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो इसको बोला जाता है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, कि हमारा पूरा इन्वायरमेंट जो है वो बर्बाद हो रहा है अब। ठीक है, तो देखो अब नेक्स्ट में क्या लिखा है कि व्हेन द इन्वायरमेंट बिकम लेस वैल्यूएबल और डैमेज्ड, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इज सेड टू ऑक्यूर। मतलब क्या कि जब हमारा इन्वायरमेंट जो है उसकी वैल्यू अब कम होती है या फिर वो डैमेज होने लग जाता है। मतलब क्या कि अब उसमें काफ़ी सारे एनिमल्स मरते जा रहे, पॉल्यूशन होते जा रहे, एयर पॉल्यूशन होते जा रहे, वाटर पॉल्यूशन होते जा रहे। जो पहले एकदम हरियाली थी, एकदम खिला खिला था हमारा इन्वायरमेंट, वो अब एकदम बर्बाद होते जा रहा है। जब डैमेज होता है हमारा इन्वायरमेंट तो उसी को बोला जाता है, उसी को हम इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बोलते हैं। ठीक है, तो देयर आर मेनी form of environmental degradation when habitats are destroyed, biodiversity is lost or natural resources are depleted, the environment is hurt। मतलब क्या कि देखो बेसिकली काफ़ी सारे प्रकार के हमारे पास environmental degradation है। जैसे कि जब हम हैबिटाट को डिस्ट्रॉय करते हैं, हैबिटाट मतलब जहाँ पर भी जीव जंतु, जो पशु पक्षी है, जहाँ पर भी रहते हैं, इकोसिस्टम जो उनका रहता है, जंगल जैसे मान लो, तो उसको हम खत्म कर देते, तबाह कर देते, तो वो भी एक टाइप का देखोगे तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है। उसके बाद देखोगे तो बायोडाइवर्सिटी इज लॉस्ट। मतलब क्या कि जब बायोडाइवर्सिटी लॉस्ट होने लग जाती है, मतलब जब जीव जंतु मरने लग जाते हैं, एक्सटिंक्ट होने लग जाते हैं, विलुप्त होने लग जाते हैं, तो ये भी मतलब ये भी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के अंदर ही आता है। नेचुरल रिसोर्सेज जब खत्म होने लग जाते हैं, जैसे कि अगर आप देखोगे हमारे पास जो ऑयल है, हमारे पास जो पेट्रोल है, डीजल है, वो सारी जो चीज़ें वो भी धीरे धीरे अब खत्म होते जा रही है, धरती से पॉल्यूशन बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसी जब सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से इन्वायरमेंट को हर्ट होता है, तो उसी को हम बोल देते हैं अपना इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। ठीक है, तो इसी को इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बोलते हैं। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कैन ऑक्यूर नेचुरली, मतलब ये नेचुरली भी हो सकता है और थ्रू ह्यूमन एक्टिविटीज़ या फिर प्रोसेस बोल सकते हो। ठीक है, कि मतलब क्या कि देखो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो है, यानी इन्वायरमेंट जो है हमारा डैमेज होते जा रहा है, खत्म होते जा रहा है, ये नेचुरली भी हो सकता है और ह्यूमन मेड भी हो सकता है। आप बोलोगे नेचुरली कैसे होगा? ठीक है, जैसे कि डायनासोर थे। ठीक है, डायनासोर जो थे वो अच्छे खासे खिला खिला के अपना ज़िंदगी जी रहे थे। ठीक है, मतलब करीब 65 करोड़ साल पहले। ठीक है, मतलब 65 मिलियन ईयर्स पहले। ठीक है, बेसिकली 65 मिलियन ईयर्स पहले। ठीक है, मतलब करीब 6 करोड़ 50 लाख साल पहले। ठीक है, मतलब 6-7 करोड़ साल पहले। ठीक है, तो उस टाइम पर देखोगे तो डायनासोर जो थे अच्छे खासे खिलखिलाकर अपना इधर उधर घूमते रहते थे। ठीक है, बट देखोगे एक बड़ा सा मीटियोर आया, हमारे धरती के ऊपर गिरा और सारे डायनासोर मर गए। ठीक है, तो देखोगे तो ये जो नेचुरल क्लैमिटी आई, नेचुरल प्रॉब्लम आई, इसकी वजह से देखो पूरी बायोडाइवर्सिटी मर गई। पूरी धरती के अंदर देखोगे तो एक टाइप का देखोगे पूरा धरती कार्बन डाइऑक्साइड से भर चुका था। काफ़ी सारे वल्कानो
वोल्केनोस इरप्ट हो रहे थे, पूरी धरती के ऊपर बादल घिर गए थे, एक लेयर बन गई थी पूरे डस्ट की। तो देखो इन्वायरमेंट, पूरी धरती का इन्वायरमेंट बिगड़ गया था, एकदम खराब हो गया था। इसको आप बोल सकते हो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन पूरा हो गया था, इन्वायरमेंट पूरा बर्बाद हो गया था हमारे धरती का, ठीक है। तो ये नेचुरली भी हो सकता है, ठीक है। और जब नेचुरली होता है तो बहुत ज़्यादा तबाही होती है, ठीक है। एक टाइम से कह सकते हैं पूरी दुनिया तबाह होने वाली तबाही होती है जब नेचुरली होता है। और ह्यूमन मेड क्या है, तो जैसे हम पोल्यूशन करते हैं, ये हो गया, ठीक है, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। जब ये सारी चीज़ों से हम अपने इन्वायरमेंट को डिग्रेडेट करते हैं, ख़राब करते हैं, एनिमल्स को शिकार करते हैं, मारते हैं, तो ये इन्वायरमेंट बेसिकली ह्यूमन प्रोसेस के हो सकता है। बट सबसे खतरनाक कौन सा होता है, तो आप कह सकते हो, अगर आपको लिखना होगा अपने बुक के अंदर, मतलब आंसर के अंदर, तो आप ये लिख सकते हो कि जो नेचुरल, बेसिकली जो नेचुरल तरीके से जब इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है तो ज़्यादा डेंजरस रहता है। और अगर ह्यूमन का देखें तो वो बेसिकली कम डेंजरस रहता है, बट ये धीरे धीरे होता है। जैसे कैंसर है, तो कैंसर एक ही दिन में आपको नहीं मारता है, कैंसर आपको धीरे धीरे मारता है, आपके उसके स्टेजेस होते तब आपको मारता है, ठीक है। और मान लो आपका एक्सीडेंट हो गया, एक बुलडोजर आपको ठोक के चला गया, कुचल के चला गया, तो ये बेसिकली नेचुरल, जैसे बोलते हैं ना, नेचुरल की तरह कि अचानक से आपको मार के चला गया, ठीक है, गेम टाइम मिला ही नहीं आपको। और कैंसर कैसा होता है, आपको धीरे धीरे तड़पा के मारता है। तो हम भी इंसान जो है वो कैंसर की तरह ही काम कर रहे हैं नेचर के लिए, कि भैया हम तड़पा के नेचर को मार रहे हैं, ठीक है। तो हम धीरे धीरे नेचर को खराब करते हैं। बट ज़्यादा हार्मफुल कौन रहता है कि भैया एक ही बार में नेचर को खत्म कर देता है, तो वो नेचुरल होता है। ओके, सो द लार्जेस्ट एरिया ऑफ कंसर्न एट प्रेजेंट आर द लॉस ऑफ रेन फॉरेस्ट, ठीक है। और देखो अभी के टाइम पे सबसे बड़ा जो हमारे लिए प्रॉब्लम है ये है कि भैया डिफॉरेस्टेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, पेड़ हमारे खत्म होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी बढ़ रहा है, ऑक्सीजन कम हो रहा है, धरती में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो आप कह सकते हो अभी के टाइम में हमारे लिए सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है धरती का, वो ये है कि भैया हमारे धरती सब जो पेड़ है वो खत्म होते जा रहे हैं। और मतलब कुछ लोग तो भैया फिल्म में दिखा भी देते हैं कि भैया धरती सब सारे पेड़ खत्म हो चुके हैं, हम स्पेसशिप में घूम रहे और हमारे स्पेसशिप में सिर्फ एक ही हम पेड़ लेके घूम रहे हैं, ठीक है। ऐसे भी आपने फिल्मों देखी होगी। तो बेसिकली देखो तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है कि हमारे धरती पे जो है फॉरेस्ट कम हो चुका है, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, ठीक है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है, काफ़ी सारे जो जंगल होते हैं कई बार जल जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से काफ़ी सारा धुआं निकलता है, ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा है, ठीक है। ओजोन लेयर जो रहता है हमारा, वो आपने सुना होगा ओजोन लेयर में हमारे छेद होते जा रहे हैं। उसके बाद देखोगे तो मरीन जो है हमारा समुंदर जो है उसका भी वाइल्ड लाइफ जो है, मतलब मरीन के अंदर जो एक्वेटिक वाइल्ड लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ जो है वो भी देखोगे तो अब धीरे धीरे खत्म होते जा रही है, मछली जो है वो भी मर रहे हैं, ठीक है। तो देखोगे पूरी धरती तबाह हो रही है, बर्बाद हो रही है। मैंने कभी सोचा नहीं होगा बेसिकली ये सारी चीज़ें का, भैया हमारी धरती इतनी तबाह हो रही है, बट इतनी तबाह हो रही है, ठीक है, बट ये धीरे धीरे हो रही है, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है। ओके, तो बेसिकली देखोगे तो हमारी मरीन इन्वायरमेंट वो भी खराब होते जा रही है। तो पूरी धरती जो है वो इन्वायरमेंट उसका जो है धरती का वो उसका डिग्रेडेट हो रहा है, ठीक है, इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें, इसलिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि बेसिकली कौन से प्रकार के जो है वो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होते हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट को डिग्रेडेट कर रहे हैं, और इन्हें किस तरीके से हटाया जा सकता है, और आखिर ये डिग्रेडेशन होते कैसे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को पढ़ते हैं बेसिकली कौन से डिग्रेडेशन होते हैं इन्वायरमेंट के। तो देखो सबसे पहला जो फॉर्म है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का बेसिकली वो है डिफॉरेस्टेशन। मतलब सबसे पहला जो टाइप है वो है डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। मतलब क्या कि देखो ये जो हमारे हरे भरे जंगल आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये आपको दिखेंगे बेसिकली अभी के टाइम पे देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा अब इनको काटा जा रहा है, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जो फॉरेस्ट होते हैं बेसिकली हमारे जो जंगल होते हैं उन्हें काट दिया जाता है, पूरा डिफॉरेस्ट कर दिया जाता है, ठीक है, सबको काट के हटा दिया जाता है, तो इसको डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। जिसके वजह से हमारे इन्वायरमेंट में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। जैसे कि देखो ये जो हमारे पेड़ होते हैं ना जंगल के अंदर, हरे भरे जो पेड़ होते हैं, ये करते क्या है आपको भी पता है कि भैया हम लोग जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इनको देते हैं, तो ये जो है उनके बदले में हमको ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के बदले में इन लोग हम लोग को ऑक्सीजन देते हैं। अब होता क्या है कि अगर हम इस पेड़ को काट देते हैं, ठीक है, कट कुट करके मान लो इसको पेड़ को काट दिया हमने, ठीक है, सब पेड़ों को काट दिया हम, अगर हम काट देते हैं तो इसकी वजह से होता क्या है कि ये जो पेड़ जब नहीं रहते हैं, तो अगर मान लो अब हम इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड देंगे तो अब कोई कार्बन डाइऑक्साइड के बदले में ऑक्सीजन देने वाला रहेगा ही नहीं, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लग जाती है समाज, मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में। और जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इसकी वजह से धरती का टेम्परेचर भी बढ़ने लग जाता है, क्योंकि देखो ये जो रहती है इन्हें हम बेसिकली कह सकते हो, ये हमें बेसिकली इन्हें ग्रीन गैसेस भी बोला जाता है, ग्रीन हाउस गैसेस भी बोला जाता है, ठीक है। ये जो गैसेस होती है करती क्या है कि धूप की जो किरणें रहती है इन्हें एब्जॉर्ब करके रख लेती है, और बेसिकली काफ़ी ज़्यादा ये कह सकते हो धरती का टेम्परेचर बढ़ाने का काम करती है, ठीक है। आप अगर देखोगे आप जब हाथ तापते होंगे तो आप बेसिकली आपको गर्मी लगती होगी, ठीक है, गर्म लगता होगा, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो काफ़ी सारी गर्मियाँ निकलती है। ओके,
तो बेसिकली देखोगे जब समाज हमारे एटमॉस्फेयर में जब ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है तो इसकी वजह से होता क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लग जाती है, धरती का जो टेम्परेचर रहता है वो बढ़ जाता है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब यही है सिंपल सा कि धरती का जो टेम्परेचर रहता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, धरती का टेम्परेचर मान लो 50 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो धरती का जब टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रॉब्लम क्या आती है कि जो धरती का जो पोल एरिया जो है मतलब जो बर्फ वाला इलाका है वो पिघलने लगता है, और पिघलने की वजह से वहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वो तो मरते ही है साथ में, उसके साथ ही में ये जो हमारा पानी का जो समुद्र का लेवल है वो बढ़ जाता है। और उसके ऊपर बाद क्या होता है कि जितना भी हमारा ज़मीन है, जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट है वो डूब जाएंगे पानी के अंदर अगर ग्लोबल वार्मिंग होता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हिस्सा जो है कॉन्टिनेंट्स डूब जाएगा। ठीक है, जिसके वजह से वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो मर जाएंगे। ठीक है, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, तो पहली बात ग्लोबल वार्मिंग होगा, ऊपर से एयर पॉल्यूशन भी साथ ही में ये भी होते जाएगा। ठीक है, एयर पॉल्यूशन होगा, उसके बाद काफ़ी सारे जो इकोसिस्टम जो रहेगा वो पूरा बिगड़ जाएगा। यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ थे, मान लो यहाँ पर जानवर जितने रहते थे, क्योंकि जंगल हट गया तो अब जानवर कहाँ रहेंगे, तो उनका हैबिटेट गुम होने की वजह से वो भी नहीं रह पाते। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है। जैसे यहाँ पर बताया गया है, देखो पढ़ते आपको समझ आएगा डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। देखो डिफॉरेस्टेशन का पहले मीनिंग बताया गया है, डिफॉरेस्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रॉइंग और रिमूविंग ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, कि जब हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो रहता है उसको हम रिमूव कर देते हैं या फिर खत्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसी को डिफॉरेस्टेशन बोला जाता है। इन इट्स प्लेस अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ इकोसिस्टम कम अबाउट। ठीक है, कि इसके बदले में हम यहाँ पर दूसरा इकोसिस्टम लाते हैं। ठीक है, मतलब क्या, मान लो इस जंगल को काट कर हमने यहाँ पर बिल्डिंग बना दी। ठीक है, यहाँ पर हमने फैक्ट्रीज खोल दी, तो ऐसे हम नया इकोसिस्टम ला देते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको काट कर, इसी को हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन, कि पेड़ को काट दिया जाता है और यहाँ पर दूसरी चीज़ों का कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया जाता है। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है कि देखो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ क्लियर कटिंग ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, मतलब बेसिकली देखो यहाँ पर क्लियर कटिंग होता है क्या, मैं आपको बता देता हूँ। पहले देखो क्लियर कटिंग का मतलब होता है कि अब मान लो कोई जंगल था। ठीक है, यहाँ पर मान लो बहुत हरा भरा जंगल था, जैसे यही वाला जंगल है। ठीक है, यही वाला जंगल है। ठीक है, क्लियर कटिंग में होता है, देखो क्लियर कटिंग और डिफॉरेस्टेशन दो अलग अलग मतलब होता है। ठीक है, आपको मे भी सिंपल लगता होगा, क्लियर कटिंग मतलब कट दो, फॉरेस्ट को काट दो। ठीक है, यहाँ पर क्लियर कटिंग और डिफॉरेस्टेशन अलग अलग होता है। देखो डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों को काट दो। ठीक है, पेड़ को काट दो और वहाँ पर कुछ और हम कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, मान लो बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, कुछ भी बनाना चाहते हैं। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है बस पेड़ों को काट दो। ओके, और देखो ये बेसिकली क्लियर कटिंग जो होता है इसका मतलब ये होता है कि मतलब हम चाहते क्या है कि हम पेड़ को तो काटेंगे ही, जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको ये छोटे छोटे जो पेड़ है, मतलब पहले ये इतने बड़े बड़े पेड़ थे लेकिन इनको काट दिया गया है। ठीक है, जो ये ऐसे ऐसे बड़े बड़े पेड़ थे, तो देखो यहाँ पर छोटे छोटे जो आपको दिख रहा है ना, ये निकला हुआ है जो है, ये बेसिकली पेड़ के नीचे का तना है। ठीक है, तो सबको पेड़ों को काट दिया गया है। ठीक है, अब क्लियर कटिंग में होता है क्या, ये पेड़ों को तो काटा ही जाता है लेकिन उनके साथ में ही नए पेड़ों को उगाया जाता है। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे नए प्लांट्स को उगाया जाता है। और क्यों किया जाता है, अब जैसे मान लो ये पेड़ है, ठीक है, ये हमारे किसी काम का पेड़ नहीं है, ये कोई फालतू मान लो पेड़ है, जंगली पेड़ है जो किसी काम का नहीं होता। अब हम चाहते हैं इसके बदले में कोई काम का पेड़ लगाना। ठीक है, जो अच्छा पेड़ हो, जिसके मतलब हमको कोई फायदा हो। मान लो हम ये जंगली पेड़ को हटाकर यहाँ पे आम के पेड़ लगाना चाहते हैं या फिर नीम के पेड़ लगाना चाहते हैं। ठीक है, कोई भी पेड़ लगाना चाहते हैं, तो इसको क्लियर कटिंग बोला जाता है, कि हम दूसरे पेड़ को काट कर वहाँ पर दूसरे नए पेड़ लगा देते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्लियर कटिंग बोलते हैं, जिसकी वजह से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि देखो हम इसके बदले में एक नया इकोसिस्टम क्रिएट कर दे रहे हैं, जंगल का मतलब फॉरेस्ट एक नया बना दे रहे हैं। ओके, तो इसके अंदर फॉरेस्ट को टोटली नहीं काटा जाता है, यहाँ पर कुछ हिस्सा काट कर वहाँ पर एक नया प्लांट उगाया जाता है। और ऐसे ही मान लो अगर हमें दूसरा हिस्सा भी काटना है तो वो भी काट कर वहाँ पर नया प्लांट लगाया जाता है, तो इसको बोला जाता है क्लियर कटिंग। ठीक है, और डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या कि भैया सबको उड़ा दो, कोई नया प्लांट लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन में हम नया प्लांट नहीं लगाते। ओके, तो दोनों में फर्क होता है। तो क्लियर कटिंग ओनली रिमूव द करेंट ट्री बट अलो न्यू वन टू ग्रो। ठीक है, हम नया उगा देते हैं। तो प्लेस बिकॉज इट डज नॉट फंडामेंटली चेंज द इकोसिस्टम, जिसके वजह से हम इकोसिस्टम को देखोगे तो फंडामेंटली चेंज नहीं कर रहे, हमारा फॉरेस्ट जो है कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद नया वापस से उग जाता है। ठीक है, तो इकोसिस्टम कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। बट डिफॉरेस्टेशन में क्या होता है भाई, हम तो जंगल ही उजाड़ देते हैं पूरा, जिसकी वजह से पूरे इकोसिस्टम की मतलब वाट लग जाती है। ओके, उसके बाद देखो हम आगे क्या लिखा है कि इट इज ऑफ hard to measure deforestation. The definition of forest and deforestation are continually changing, and data acquired by scientists is not always accurate and reliable for analysis. मतलब क्या कि देखो डिफॉरेस्टेशन की जो डेफिनेशन है थोड़ा देना डिफिकल्ट होता है। ठीक है, क्योंकि देखो कई बार होता क्या है कि अब मान लो हमने डिफॉरेस्टेशन किया है, मतलब पेड़ों को काट दिया। ठीक है, और वहाँ पर हमने पेड़ों को काटने के बाद ये नहीं कि वहाँ पर मान लो हमने बिल्डिंग बनाया, हो सकता है वहाँ पर हम मान लो कोई, जैसे मान लो आपका ये ज़मीन है। ठीक है, आपके बाप दादा, मान लो आप अंबानी हो, बहुत अमीर हो, और आपके बाप दादा थे जिनका ये जमीन था जहाँ पर एक बहुत बड़ा जंगल है। ठीक है,
अब आपने क्या सोचा है, एक काम करता हूँ जंगल काट कर यहाँ पर खेती बाड़ी करेंगे, ठीक है। तो आपने जंगल को काट दिया, मान लो इसका कुछ हिस्सा काट दिया, यहाँ पर आप खेती बाड़ी कर रहे हो। तो यहाँ पर देखोगे आप, तो यहाँ पर आप खेती बाड़ी करो एक टाइप से देखो, तो यहाँ पर आप जब जंगल नहीं बना रहे हो, क्योंकि देखो क्लियर कटिंग में होता है कि आप एक नया जंगल क्रिएट कर रहे हो। बट अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो हमने आधा जंगल काट दिया और आधे जंगल में आप खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो ये भी डिफॉरेस्टेशन ही हो गया भैया। पेड़ को काट दिया जा रहा है और यहाँ पर फल फूल उगाया जा रहा है। अब वो सब्जी थोड़ी भई कि मतलब मान लो सब्जी को हमने हटा दिया, जब उग गए हट गए तो अब वो मतलब पेड़ों का काम नहीं करेंगे, एक टाइप से जंगल वहाँ से हमने हटा दिया, वहाँ पर अब खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो ये भी डिफॉरेस्टेशन ही एक टाइप का कहलाता है। तो आप कह सकते हो डिफॉरेस्टेशन की डेफिनेशन टाइम टू टाइम थोड़ा बहुत अलग अलग होती है। ओके, तो आपको बेसिकली बस इतना याद रखना है डिफॉरेस्टेशन की डेफिनेशन क्या है, कि डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जब हम डिस्ट्रॉय या फिर रिमूव करते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम को और उसके बदले में एक नया इकोसिस्टम लाते हैं, तो उसी को बोला जाता है हमारा डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। डिफरेंट इकोसिस्टम लाते हैं, वापस से वही फॉरेस्ट इकोसिस्टम नहीं लाते, ठीक है, तो इसको डिफॉरेस्टेशन बोला जाता है। ओके, अब आगे क्या लिखा है देखो कि ओवर द कोर्स ऑफ हिस्ट्री ह्यूमन हैव ऑफ्टन डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट, सेटलर्स ऑफ्टन बर्नेड ट्रीज डाउन टू हैव लैंड टू प्लांट क्रॉप एंड ठीक है। मतलब क्या कि काफ़ी सारे लोग थे जिन्होंने जो है जंगलों को काट काट कर वहाँ पर लैंड बना दिया ताकि वो खेती बाड़ी कर सके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है, लोग जंगलों को काट कर वहाँ पर खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो अब आगे क्या लिखा है कि नेटिव अमेरिकन वाज बर्नेड फॉरेस्ट टू डेवलप ग्रास लैंड फॉर लार्ज गेम एनिमल। मतलब क्या बेसिकली यहाँ पर है देखो, नेटिव अमेरिकन मतलब बेसिकली देखो नेटिव अमेरिकन जो थे वो लोग थे, मैं आपको बताता हूँ। देखो आपने सुना होगा कि जो अमेरिका जो था उसकी जो खोज थी वो किसने की थी, तो बेसिकली जो हमारा कोलंबस जो था, क्रिस्टोफर कोलंबस जो था, उसने अमेरिका की खोज की थी, ठीक है। आपको मालूम होगा मे भी कि अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी, ढूंढा था, ठीक है। वो वैसे तो इंडिया को ढूंढने आया था कि भैया इंडिया किधर है, बट वो गलती से मतलब बेसिकली अमेरिका ढूंढ लिया था। ओके, अब अमेरिका की उसने पहली बात खोज की थी बेसिकली। तो देखो अमेरिका में जो था, अमेरिका जो था हमारा नॉर्थ अमेरिका, वहाँ पर बेसिकली पहले काफ़ी सारे दूसरे लोग रहते थे, आदिवासी लोग रहते थे जिसको नेटिव अमेरिकन बोला जाता है, ठीक है। इसको हम नेटिव इंडियन भी बोलते हैं, ठीक है। नेटिव इंडियन, क्यों नेटिव इंडियन बोलते हैं इन लोगों को, नेटिव अमेरिकन को? क्योंकि क्रिस्टोफर कोलंबस जो था वो इंडियंस को ढूंढने आया था, इंडिया को ढूंढने आया था, बट वो गलती से इधर आ गया था, ठीक है। वो एशिया आना चाहता था, एशिया घूमने जा रहा था, बट वो इधर आ गया था, ठीक है। इसको गलती से ये महाद्वीप मिल गया, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका मिल गया। अब ये जो नेटिव अमेरिकन थे बेसिकली, जिसको हम नेटिव इंडियन भी बोलते हैं, तो ये किए क्या थे देखो, ये जो थे नॉर्थ अमेरिका में बेसिकली, जो ऊपर वाला जो अमेरिका है जहाँ पर अभी असली जो जहाँ पर यूएसए है ना, वो वाला, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका। तो वो जो बेसिकली हमारा नॉर्थ वाला जो अमेरिका है, तो वहाँ पे ये जो नेटिव थे इन्होंने काफ़ी सारे जंगलों को जला दिया, ठीक है। जंगलों को जला दिया, जंगलों को तबाह कर दिया, काट दिया। क्यों काट दिया? ताकि वो फसल उगाने के लिए जमीन ला सके, ठीक है। काफ़ी सारे, क्योंकि देखो उस टाइम पर वो जो आदिवासी उस टाइम पर लोग थे, तो उन्होंने काफ़ी सारे जंगलों को काट दिया, जला दिया, ख़त्म कर दिया, ठीक है, ताकि वो वहाँ पर ग्रास लैंड बना सके, अपने जानवरों को खिला पिला सके, और वहाँ पर बेसिकली जो भी उनका ग्रो करना है, फसल उगाना है, वो सारी चीज़ें कर सके। तो काफ़ी सारे देखो तो हिस्ट्री में लोग थे जिनकी गलतियों की वजह से काफ़ी सारे डिफॉरेस्टेशन हो गए, ठीक है। उसके बाद देखो अ फ्यू मेजर कॉजेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफॉरेस्टेशन, जैसे कि एक्सपांडिंग एग्रीकल्चर, ठीक है, कि भाई हम एग्रीकल्चर को जब बढ़ाते हैं तो हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, ये कॉज होता है, मतलब कारण होता है जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है, ठीक है। उसके बाद एनिमल हार्डर का मतलब होता है जब हम बेसिकली जब हम ज़्यादा पशुपालन करने लगते हैं, ठीक है। मान लो हम गाय पालते हैं, ठीक है, जैसे मान लो कि हम गाय पालते हैं, ठीक है, बेसिकली मान लो गाय है तो हम गाय पालते हैं। तो जब हम गाय पाल रहे रहते हैं तो भैया हमको उसको चारा वारा देना रहता है, घास फूस खिलाना रहता है, जिसकी वजह से हमें हो सकता है कि पेड़ों को काटना भी पड़े, ठीक है। हो सकता है हमें जंगल से जाकर पेड़ों को काट के, क्यों देखो हाथी, अब मान लो आप हाथी पाल रहे हो, ठीक है, तो हाथी जो रहता है उसको काफ़ी सारी चीज़ें खिलानी पड़ती है, तो हो सकता है आप जंगल से पेड़ वेड़ काट कर सारी चीज़ें लेके आ रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखो एनिमल हार्डर का मतलब होता है पशुपालन जो आप करते हो, तो उसके वजह से भी देखोगे हम घास खिलाने के लिए जंगलों को काट देते ताकि वहाँ पर फसल उगाई जा सके और उन्हें खिलाया जा सके, ठीक है, नहीं तो खिलाएंगे क्या उन्हें। तो उसकी वजह से भी डिफॉरेस्टेशन होता है। हार्वेस्टिंग ऑफ वुड टू बी यूज्ड एज अ फ्यूल, ठीक है, उसकी वजह से भी होता है, ठीक है। हार्वेस्टिंग का मतलब बेसिकली क्या होता है, जब कोई चीज़ तैयार हो जाती है तो उसको काट दिया जाता है, उसे हार्वेस्टिंग बोलते हैं। जैसे फसल तैयार हो जाती है तो उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है ना, बोलते हैं आप फसल तैयार हो, अब काट दो फसल को, ठीक है। तो वैसे ही जो पेड़ होता है उसको भी लोग काट देते हैं और अपने घर पे जाके, आपने देखा होगा गांव में लोग जो रहते हैं वो लकड़ी का चूल्हे पे, मतलब मिट्टी का ऐसा चूल्हा रहता है जिसके अंदर लकड़ी डालकर जलाते हैं, ठीक है, एलपीजी गैस का इस्तेमाल नहीं करते। तो लोग इसके लिए भी इसका भी इस्तेमाल करते हैं, जिसके वजह से देखोगे तो डिफॉरेस्टेशन होता है, ठीक है, लोग जंगलों को काटते जाते हैं। ओके, उसके बाद देखो अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि लीडिंग टू डिफॉरेस्टेशन आर टाइम्बर हार्वेस्ट, ग्रेजिंग एंड रैंडम फायर, ठीक है। मतलब क्या
कि और भी अदर फैक्टर्स हो सकते हैं जिसके वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है, जैसे कि टाइम्बर हार्वेस्ट। ठीक है, टाइम्बर मतलब बेसिकली जो हमारा लकड़ी का जो सामान होता है ना, जैसे कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, ये बनाने के लिए जो लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है जो और किसी काम का नहीं होता है, उसे हम टिम्बर बोलते हैं। ठीक है, टिम्बर हार्वेस्ट। ठीक है, मतलब टिम्बर जो लकड़ियाँ होती है जिनका दवाइयों या फिर कुछ और चीज़ बनाने में काम नहीं आता है, जैसे पेपर बनाने में, या जैसे रहता है ना, जैसे मान लो कोई पेड़ है, ठीक है, जिसके अंदर से हमें रबर मिलता है, ठीक है, रबर वाला पेड़ है या फिर गम वाला पेड़ है, तो ऐसे जो पेड़ होते हैं ना हम नॉन टिम्बर पेड़ बोलते हैं, नॉन टिम्बर ट्रीज बोलते हैं। ठीक है, जिसका इस्तेमाल जो है हम टेबल कुर्सी बनाने के लिए नहीं करते हैं। ठीक है, और टिम्बर ट्रीज मतलब वो ट्रीज होते हैं जिनका हम इस्तेमाल टेबल कुर्सी बनाने के लिए करते हैं, लकड़ी का कुछ बनाना रहेगा उसके लिए। ठीक है, तो इसके चीज़ की वजह से भी काफ़ी सारे लोग होते हैं जो पेड़ को काट देते हैं ताकि हम टेबल कुर्सी बनाकर बेच सके और पैसे कमा सके। ग्रेजिंग की वजह से भी होता है। ग्रेजिंग का मतलब होता है गाय भैंस जो रहती है उन्हें चराने के लिए नहीं लेके जाते हम लोग, घास खिलाने के लिए, तो उसकी वजह से जब हम ज़्यादा गाय भैंस पाल लेते हैं तो ज़्यादा हम चरा देते हैं, जिसकी वजह से पूरा जो जंगल रहता है, अब मान लो जैसे आपने देखा होगा जो अफ्रीका का आपने देखा होगा फिल्मों में कि भैया शेर जो रहता है ऐसे बड़े बड़े घास रहते हैं वहाँ पर दौड़ रहा रहता है। अब मान लो बहुत ज़्यादा आपके पास 100-200 गाय रखे आपने, तो पूरा तो वो गाय जो रहेगा वहाँ का पूरा घास ही खा देगा, तो पूरा इकोसिस्टम ही वहाँ का बिगड़ गया। शेर छुप छुप के जा रहा था वही शिकार करने के लिए, आपने पूरा घास ही गायब कर दिया। ठीक है, तो ग्रेजिंग की वजह से भी प्रॉब्लम आती है, पूरा ज़मीन जो रहता है वो बंजर बन जाता है जब पूरी घास निकल जाती है। ठीक है, उसके बाद से रैंडम फायर भी हो सकता है, जंगल में कई बार आग लग जाती है तो उसकी वजह से भी सारे पेड़ खत्म हो जाते हैं, तो ये भी एक टाइप का डिफॉरेस्टेशन में ही कहलाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली डिफॉरेस्टेशन होता है। ठीक है, उसके बाद आगे क्या लिखा है देखो, पढ़ते हैं कि बिसाइड फीलिंग ट्रीज एंड रनिंग फॉरेस्ट इकोसिस्टम प्रेजेंट मेनी अदर प्रॉब्लम्स सच एज वेल स्पीशीज में बिकम एक्सटिंक्ट ड्यू टू द लॉस ऑफ देयर हैबिटेट, इरोजन एज फ्लडिंग can occur and desertification and decreased land productivity may also result. The general climate of an area can also change and more carbon dioxide can be released. ठीक है, मतलब क्या कि देखो बेसिकली जब हम ट्रीज की फीलिंग करते हैं, फीलिंग का मतलब ट्रीज को जब हम काटते हैं, ठीक है, पेड़ को हम जब हम पेड़ों को काटते हैं तो इसके होता क्या है कि जो हमारा रेन फॉरेस्ट जो होता है, जो भी जंगल होते हैं, जो हरे भरे जंगल होते हैं ऐसे, तो उसका इकोसिस्टम पूरा बिगड़ जाता है, हम बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कि जो स्पीशीज़ होती है, प्रजातियाँ जो होती है जानवरों की या फिर पक्षियों की, वो ख़त्म होने लग जाती है, विलुप्त होने लग जाती है। ठीक है, उसके बाद इरोजन भी होने लग जाता है। इरोजन का मतलब होता है कि जो ज़मीन होती है वह बंजर होने लगती है। ठीक है, बेसिकली आप कह सकते हैं ऐसा होता है कुछ कि देखो अब जैसे ये ज़मीन है, ठीक है, तो अगर मान लो आप ज़मीन को पूरा खुदोड़ देते हो, मतलब पूरा ज़मीन ट्रैक्टर से खोद के पूरा, मतलब ऐसे उबड़ खाबड़ ज़मीन को कर दिया आपने पूरा खोद कर। ठीक है, अब मान लो बाढ़ आ जाती है तो ये जो ऊपर की पूरी मट्टी है वो बहकर आगे चली जाएगी। ठीक है, कहीं और मान लो इधर चली जाती है पूरी मट्टी, तो ये जो ज़मीन का जो एरिया रहेगा, अब यहाँ पर पूरी जो ऊपर लेयर जो थी सॉइल की वो बहकर चली गई है, तो अब इतना एरिया जो रहता है वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता, यहाँ पर उतनी अच्छी फसल नहीं उग पाती है। क्यों? क्योंकि देखो ऊपर का जो लेयर होता है ना, मतलब लैंड का मान लो खेत है, तो ऊपर का जो उसका हिस्सा होता है, सॉइल जो होता है, मिट्टी जो होती है, उसके अंदर काफ़ी सारे न्यूट्रिशन होते हैं जो कि प्लांट को ग्रो करने में मदद करते हैं। और अगर वो बहकर चले जाते हैं, वो मट्टी ऊपर की चली जाती है, तो जो खेत होता है वो काफ़ी समय तक और ज़्यादा जो है वो फर्टिल नहीं बन पाता है। ठीक है, मतलब कुछ समय बाद वो बंजर बन जाता है ज़मीन। ठीक है, तो इसको इरोजन बोला जाता है, जब कोई मट्टी जो है मतलब लैंड जो है उसकी जो ऊपर की जो लेयर होती है सॉइल की वो बहकर आगे चली जाती है। ठीक है, वो पानी से भी हो सकता है, हवा से भी हो सकता है कि मान लो बहुत तेज हवा चल रही है, पूरी मट्टी बह कर आगे चल रही है। जैसे गाँव में आपने देखा होगा कि शाम के टाइम पर जो हवा जब बहुत ज़्यादा तेज चलती है तो पूरा धूल उड़ने लग जाता है, पूरी मट्टी उड़ के जाने लग जाती है। ठीक है, तो इसको इरोजन बोला जाता है। तो ये भी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, जब हम सारे पेड़ों को काट देंगे तो जब बारिश होने लगेगी, तो देखो पेड़ रहते हैं जंगल के अंदर, तो बारिश होगी तो ये पेड़ उस पानी को सोख लेंगे। लेकिन अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे, ऐसे खुला ग्राउंड रहेगा, तो पूरी पानी इधर ही पड़ेगी और पूरा मट्टी चला जाएगा, इरोजन हो जाएगा। ठीक है, अभी इरोजन आपको अच्छे से बताऊंगा। तो इस तरह से इरोजन हो जाएगा, फ्लडिंग भी आ जाएगी, बाढ़ भी आ जाएगा। ये पेड़ जो रहते हैं वो बाढ़ को रोक के भी रखे रहते हैं, बट पेड़ ही नहीं रहेंगे, पूरा बाढ़ बह जाएगा इधर। ठीक है, ऐसे ही काफ़ी सारे और भी प्रॉब्लम्स आएंगे। डेजर्टिफिकेशन भी हो जाएगा, मतलब हमारी जो ज़मीन रहेगी वो बंजर होकर डेजर्ट बन जाएगी, रेगिस्तान जैसी बन जाएगी। उसके बाद देखो उसकी प्रोडक्टिविटी, जो फर्टिलिटी जो है ज़मीन की, वो भी ख़त्म होने लग जाएगी। तो देखो बहुत ज़्यादा हमको प्रॉब्लम आने, क्लाइमेट चेंज भी होगा। ठीक है, पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता था बट हमने काट दिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड अब लेगा कौन? तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी जो है हमारे वातावरण में, जो एटमॉस्फेयर में बढ़ने लग जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली ये सारे प्रॉब्लम्स
जो है वो आने लग जाएंगे अगर हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, ठीक है। सो डिफॉरेस्टेशन हैज़ बिकम अ मेजर इशू अराउंड द वर्ल्ड। सम कंट्रीज हैव डेवलप्ड प्रोग्राम्स एंड एमेड टू रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन बाय क्रिएटिंग इनिशिएटिव टू अडॉप्ट लेस वेस्टफुल वेज ऑफ लिविंग। मतलब क्या कि बेसिकली ये जो डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि ये बहुत बड़ा वर्ल्ड इशू बन चुका है, लोगों के लिए प्रॉब्लम बन चुकी है, तो बहुत सारी जितनी भी कंट्रीज है, अगर देखो देश भर में, पूरी दुनिया भर में, तो जितनी भी कंट्रीज है, तो हर एक कंट्री जो है अपने देश के अंदर काफ़ी सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बना के रखी रहती है ताकि वो ये ध्यान रखे कि भैया डिफॉरेस्टेशन ना हो। जैसे अगर इंडिया में ही देख लो, भाई पेड़ काटना इलीगल हो चुका है, ठीक है, आप पेड़ नहीं काट सकते, ठीक है, मतलब डिफॉरेस्टेशन नहीं कर सकते। अगर आप करते हो तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, आप किस काम के लिए ले रहे हो। अगर मान लो कोई ज़रूरी काम है या फिर कोई ऐसा काम है जहाँ पर ज़रूरत है ही उसकी, तो आप परमिशन लेकर ले सकते हो, बट कुछ लिमिटेड ही आपको दिया जाएगा, भैया आप इतना ही काट सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं काट सकते। तो बेसिकली देखो तो काफ़ी सारे अब रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए हैं डिफॉरेस्टेशन के ऊपर, ओके। तो कंट्रीज़ जो है वो इसके ऊपर प्रोग्राम्स करती है ताकि जो है डिफॉरेस्टेशन कम हो और जो है हम जो है वो कम इसका इस्तेमाल करें और हमारे जो इन्वायरमेंट है वो कम डिग्रेड हो, ठीक है। तो ये बेसिकली एक रीज़न होता है डिफॉरेस्टेशन। तो अब नेक्स्ट जो बेसिकली हमारा जो डिग्रेडेशन है वो है डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। अब देखो डेजर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर नाम ही लिखा है डेजर्ट और फिकेशन, ठीक है। मतलब क्या कि कोई एक नॉर्मल लैंड है जो कि फर्टाइल है, ठीक है, मतलब उपजाऊ जमीन है, और वो जो है वो अब एक ऐसे प्रोसेस में आ गई है जहाँ पर वो अब एक बेसिकली रेगिस्तान बन रही है, ठीक है। डेजर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि कोई फर्टाइल लैंड है और वो उपजाऊ से बेसिकली अब एक बंजर जमीन बन रही है, ठीक है। इस टाइप का रहता है ना, ऐसा आपने देखा होगा, ऐसा जमीन बनी है, बंजर जमीन बन रही है, तो इसी को डेजर्टिफिकेशन बोलते हैं कि कुछ समय बाद ये जो जमीन है ये अभी तो ऐसी दिख रही है, क्रैक दिख रहे हैं, कुछ समय बाद ये रेगिस्तान बन जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली ऐसी जो जमीन होती है रेगिस्तान वाली, तो उसे हम मतलब कह सकते हो डेजर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि उपजाऊ जमीन जो होती है वो धीरे धीरे मतलब जो है वो एक मतलब बंजर जमीन बन जाती है, ठीक है। तो इसी को डेजर्टिफिकेशन बोला जाता है, ठीक है। देखो इसके बारे में क्या क्या चीज़ें लिखी गई है, देखो फर्स्ट पॉइंट में लिखा है डेजर्टिफिकेशन की एक्सप्लेनेशन दी गई है कि डेजर्टिफिकेशन इज द एक्सपांशन ऑफ डेजर्ट लैंड इनटू प्रीवियसली नॉन डेजर्ट एरिया, कि कोई एरिया था जो कि डेजर्ट वाला नहीं था, उपजाऊ जमीन थी, और वो अब जो है वो एक डेजर्ट एरिया में बदलते जा रहा है, और डेजर्ट जो है पूरी धरती में हमारे जितना भी है वो धीरे धीरे फैलते जा रहा है। पहले मान लो जैसे हमारे इंडिया के अंदर अगर राजस्थान जाओगे वहाँ पर थार डेजर्ट है, और मान लो अगर थार डेजर्ट इतना है, ठीक है, और उसके आसपास का जो बाकी का जो एरिया है जहाँ पर अच्छा खासा लैंड है वो भी अगर धीरे धीरे जो है वो डेजर्ट बनते जा रहा है, तो इसको डेजर्टिफिकेशन बोलते हैं। जब जो लैंड है जो डेजर्ट है वो फैलने लगता है, बड़ा होने लग जाता है, ठीक है, उसके आसपास की या फिर और कहीं की जो लैंड होती है, जो फर्टाइल लैंड होते हैं, वो बेसिकली बंजर बनते जाते हैं, ठीक है। तो उसको डेजर्टिफिकेशन बोला जाता है, ओके। आइए क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑक्योर ड्यू टू बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन कॉजेज, ठीक है। और ये जो डिसर्टिफिकेशन है ये नेचुरली भी हो सकता है और ये बेसिकली ह्यूमन के वजह से भी हो सकता है, इंसानों की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। नेचुरली भी हो सकता है, ह्यूमन की वजह से भी हो सकता है। नेचुरली कैसे हो सकता है, तो देखो अगर मान लो कोई एरिया है जहाँ पर बारिश ही कम होती है, ठीक है। अब जैसे अगर रेगिस्तान थार डेजर्ट जाओगे तो वहाँ पर बारिश ही कम होती है, बहुत कम बारिश होती है, जिसकी वजह से लैंड को कम पानी मिलने की वजह से हमेशा ड्राई सूखा सूखा रहता है, जिसकी वजह से वो रेगिस्तान बन जाता है, ठीक है। तो बेसिकली वहाँ पर नेचुरल रीजन है कि भैया बारिश ही नहीं होती है तो क्या करेंगे, बट काफ़ी सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पर नेचुरली नहीं होता, वो ह्यूमन मेड होता है, ठीक है। इंसानों की वजह से वो जमीन जो रहती है वो बंजर बन जाती है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, ओके। बेसिकली देखो डेजर्टिफिकेशन होता कैसे, जब किसी जगह पर, पहले नेचुरली की बात कर देते हैं, देखो जब किसी जगह पर बारिश जो है वो 10 इंच से कम होती है, ठीक है। 10 इंच से अगर रेनफॉल जो है वो हर एक साल में अगर 10 इंच जो है बारिश अगर हो रही रहती है हर एक एरिया में, तो वो जो एरिया रहता है अगर उससे कम बेसिकली मतलब 10 इंच से अगर बारिश कम हो रही रहती है तो वो जो एरिया रहता है वहाँ पर बेसिकली देखोगे तो वो डेजर्ट एरिया बन जाता है, ठीक है। मैं आपको पहले बता देता हूँ ये 10 इंच होता है, कैसे नापते हैं 10 इंच, ठीक है। देखो इस टाइप का कुछ एक डिवाइस रहता है, मतलब बेसिकली देखोगे इस टाइप का एक मतलब कह सकते हैं अमेजोन पे मिल जाता है, अगर आप नहीं खर्चा करो फालतू में काय को पैसा खर्चा करने का, तो आपको बताता हूँ देखो काम कैसे करता है। इस टाइप का बेसिकली ये कुछ रहता है, डब्बा रहता है, ऐसे मतलब डब्बा खाली रहता है, इसमें कुछ खाली मतलब कोई हाई टेक मशीन नहीं लगानी रहती है। इस टाइप का एक डब्बा रहता है, ऐसे पेट्रोल डालने वाला जैसे हमारा कोन रहता था ना, केरोसिन पहले हम लोग डाल देते हैं, वैसे ये कोन रहता है, और यहाँ पर एक छोटा सा ये मीटर वाला डब्बा रहता है, ठीक है। कुछ इस तरीके का हमें रखना रहता है, ठीक है, कि मतलब ये जो रहता है इसको इसके ऊपर लगाना रहता है हमें, ताकि बारिश जब हो तो पानी जो है इसके अंदर आ जाए, इकट्ठा हो जाए, ठीक है।
और ये जो पूरा सेट रहता है इसको इसके अंदर डाल देना रहता है और फिर जाकर जहाँ पे भी बारिश हो रही है वहाँ पर रख देना रहता है। जब बारिश होते जाती है तो इसके अंदर इकट्ठा होते जाता है पानी, और हमें ये पता चलता है कि अगर मान लो 1 घंटा 2 घंटा बारिश हुई तो इतने एरिया के अंदर, मान लो इतना एरिया है तो इतने के अंदर कितना इंच जो है वो पानी आया, ठीक है। मान लो कितना सेंटीमीटर या फिर कितना मिलीमीटर पानी आया, ठीक है। मान लो जैसे कि 1 मीटर पानी आ गया, ठीक है, इतने एरिया के अंदर, तो इस हिसाब से हम नापेंगे तब इतने एरिया के अंदर कितना पानी आया होगा। जब इतने से एरिया के अंदर 1 मीटर पानी आ रहा है तो इतने एरिया के अंदर भी 1 ही मीटर पानी आया होगा, क्योंकि देखोगे नापोगे तो बेसिकली यहाँ पर ये इस तरह से नापा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से नापा जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर, जैसे कि देखो यहाँ पर अब मान लो बारिश हो रही है, ठीक है, एकदम कस कस के बारिश आ रही है, ठीक है, ऐसे बारिश आ रही है हर जगह, क्योंकि देखो इक्वली बारिश हो रही है हर जगह, ठीक है। अब बारिश क्योंकि हर जगह हो रही है तो यहाँ पर जितने पानी गिरेगा यहाँ पर भी तो उतना ही पानी गिरेगा, आप अगर सोचोगे, ठीक है। तो होता क्या है कि जब ये हम डिवाइस लगाते हैं तो देखो अब इसका ये मुंह खुला हुआ है, तो इतना एरिया हम ये नापते हैं कि देखो इतना एरिया है और इतने एरिया के अंदर इतना पानी जो है वो इकट्ठा हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो इतना एरिया है, जब अगर हम इतना एरिया नापेंगे कि हाँ भैया हमको नापने की पूरा इतना एरिया जो है, इतना मतलब पूरा मान लो एक डेजर्ट एरिया जो है वहाँ पर कितना लेवल पानी आ रहा है, वहाँ पर 1 मीटर आ रहा है पानी या फिर 1 इंच आ रहा है पानी, वहाँ पर कितना मतलब 1 मिलीमीटर पानी आ रहा है, जितना भी पानी आ रहा है उसको हम नापते हैं और उसकी मदद से हमें ये पता चलता है कि एवरेज जो है पूरे एरिया के अंदर, पूरा जो उधर का लॉन्ग एरिया रहेगा, लॉन्ग डिस्टेंस 1-2 किलोमीटर की दूरी तक, वहाँ पर कितने मतलब मीटर की या फिर कितने मिलीमीटर की जो पानी जो है वर्षा जो है वो होती है, ठीक है, एवरेज टाइम पर, ठीक है। तो इस तरह से नापा जाता है। तो अगर कोई एरिया है मान लो वहां पर सिर्फ 10 इंच की बारिश जो है पूरे साल भर में होती है, 10 इंच मतलब बस इतना ही बस साल भर में अगर इतनी पानी हो रही है पूरे एरिया के अंदर, तो वो जो एरिया होता है वो डेजर्ट एरिया बन जाता है, ठीक है। क्यों, वो जमीन वहां पर पानी आ नहीं रहता, एकदम सूखा पड़ा हुआ रहता है, बहुत कम बारिश होती है जिसकी वजह से वहां पर पानी मिलता नहीं और वो एरिया जो रहता है वो मतलब सूखा पड़ जाता है और बंजर बन जाता है, जिसके बाद वो रेगिस्तान बन जाता है, ठीक है। तो उसको डिजर्टिफिकेशन बोलते हैं। मे बी आपको ये इंच समझ आ गया हो किस तरह से नापते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको समझाने के लिए बेसिकली फोटो डाला था, तो मे भी आपको समझ आ गया हो, ठीक है। और भी काफ़ी सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे ड्रॉट पड़ जाना, कहीं पर सूखा पड़ जाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी डेजर्टिफिकेशन हो सकता है। मान लो बारिश ही नहीं आया तो इसकी वजह से पूरी ज़मीन जो थी, हमारी फसल जो थी पूरी सूख गई, पूरा जो खेत था वो सूख गया, फिर डेजर्टिफिकेशन हो गया, ठीक है। जैसे आपने देखा हो गाँव में काफ़ी बार होता है कि जब बारिश नहीं आती है तो खेत पूरा ऐसे क्रैक सूख जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी ये भी रीज़न हो सकता है, ठीक है, कि भाई ये भी एक रीज़न है कि ड्रॉट बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाता है, लंबा सूखा पड़ गया, ठीक है, बारिश आ ही नहीं रही है, जिसकी वजह से ये भी एक रीज़न हो सकता है, ठीक है। ह्यूमन की वजह से भी हो सकता है कि हम देखो काफ़ी बार क्या करते हैं कि हम जो है वो काफ़ी सारे पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बेसिकली देखोगे जैसे अगर मान लो हमारी हरी भरी खेत है, ठीक है, मान लो हमारी हरी भरी खेत थी, तो हमारी जो भी हरी भरी खेत थी वहाँ पर हम काफ़ी सारे केमिकल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं, जिसके वजह से वो केमिकल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने की वजह से होता क्या है कि वो जो ज़मीन होती है धीरे धीरे वो जो ज़मीन होती है वो फर्टिलिटी अपनी खोने लगती है और वो ज़मीन बंजर बन जाती है, ठीक है। तो उसकी वजह से भी डिसर्टिफिकेशन हो सकता है। अब देखो यहाँ पर एक फैक्ट बताया गया है जो कि आपको पेपर में लिखना है कि देखो अगर आप टोटल अगर दुनिया भर में मतलब पूरी जो वर्ल्ड है हमारी, देखो यहाँ पर मैप दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो जो टोटल हमारी वर्ल्ड अगर आप देखोगे, टोटल वर्ल्ड यहाँ पर कुछ ही हिस्सा दिखाया है वर्ल्ड का, बट अगर आप टोटल वर्ल्ड को अगर आप देखोगे तो टोटल वर्ल्ड में जितनी भी बेसिकली डिसर्टिफिकेशन हुई है, यानी लैंड जो था पहले मतलब अच्छा खासा ज़मीन था वो डेजर्ट बन गया, अगर आप टोटल जितनी भी दुनिया में ज़मीन है अगर आप उसको इकट्ठा लेके आ जाओगे ना तो वो पूरा हमारा ब्राज़ील जो है, ब्राज़ील उतना बड़ा ज़मीन हो जाएगा, ठीक है। मतलब इतनी बड़ी ज़मीन जो है, इतनी बड़ी तादाद की जो ज़मीन है वो जो है वो बर्बाद हो चुकी है, हमने उसको रेगिस्तान बना दिया। देखो यहाँ पर फैक्ट बताया गया है कि हर साल जो है बेसिकली एनुअली जो है वो 15 मिलियन एकड़ जमीन जो है वो बर्बाद हो जाती है, डिसर्टिफिकेशन हो जाती है, मतलब रेगिस्तान बन जाती है, ठीक है। 15 मिलियन मतलब आपको बताता हूँ कितना होता है, 1,50,00,000 एकड़, ठीक है। 100 एकड़ 200 एकड़ नहीं जमीन, 1,50,00,000 एकड़ जमीन जो है वो हर साल जो है वो डिसर्टिफिकेशन में चली जाती है, मतलब बंजर बन जाती है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है, वहाँ पर हम फैक्ट्री खोल देते हैं, ओके। तो अगर आप टोटल इक्वल करोगे, अगर पूरी दुनिया में कितना ज़मीन जो है ये डिसर्टिफिकेशन हो चुका है, रेगिस्तान बन चुका है, तो वो हमारा ब्राज़ील जो है अफ्रीका का उतना बड़ा पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ बताई गई है, देखो कि करंटली में अगर आप देखोगे कहाँ पर डिसर्टिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, तो वो आपको दिखेगा बेसिकली हमारा जो अफ्रीका है उसका ये आपको बेसिकली सहारा रीजन जो होता है, बेसिकली ये जो इतना एरिया सारा रीजन होता है जहाँ पर सहारा रेगिस्तान है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो ये जो सहारा रीजन है यहाँ पर आपको ये सेहिल रीजन नाम का बेसिकली ये रीजन है,
इतना हिस्सा है, यहाँ पर आपको डिसर्टिफिकेशन दिखा, यहाँ की जो ज़मीन है वो काफ़ी ज़्यादा बंजर बनते जा रही है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बंजर बनते जा रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मे भी आपको ये समझ आ गया वो डिसर्टिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं, यहाँ पर आप ओन से सारी चीज़ें लिख। उसके बाद देखो अब तीसरा जो बेसिकली हमारा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो टाइप होता है वो होता है इमिशन, ठीक है। अब देखो इमिशन की वजह से भी हमारा इन्वायरमेंट जो रहता है वो काफ़ी ज़्यादा उसको अंदर प्रॉब्लम्स आती है, जैसे एयर पोल्यूशन होता है, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। तो ये क्या होता है एमिशन, पहले इसको तो समझ ले। तो देखो एमिशन का मतलब होता है जब भी किसी भी चीज़ से, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो ह्यूमन मेड हो, जब उसमें से किसी भी प्रकार का केमिकल गैसेस निकलते हैं तो उसे हम उस प्रोसेस को इमिशन बोला जाता है, ठीक है। जैसे कोई कंपनी है, मान लो फैक्ट्री आपकी है, ठीक है, और आप फैक्ट्री में से धुआं निकाल रहे हो, केमिकल्स रिलीज कर रहे हो, ठीक है, तो इस प्रोसेस को इमिशन बोला जाता है, ठीक है। आप इमिट कर रहे हो, कुछ निकाल रहे हो, धुआं गैसेस निकाल रहे हो और प्रदूषण फैला रहे हो, ठीक है, तो इसको इमिशन बोला जाता है, ठीक है। अब ये जो इमिशन है वो नेचुरली भी हो सकता है और मैनमेड भी हो सकता है, ठीक है। जैसे नेचुरली अगर मैनमेड देखोगे तो फैक्ट्री से धुआं निकलता है तो इसको इमिशन बोला जाता है और ये इन्वायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है, ठीक है। साथ ही में अगर नेचुरल की बात करोगे तो जैसे वोल्केनो हो गया। अब वोल्केनो जब फटता है, आपने देखा होगा कि वोल्केनो जब फटता है तो उसमें से काफ़ी ज़्यादा धुआं निकलता है और ये जो धुआं होता है ये कोई ऐसा वैसा धुआं नहीं होता, ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है, ठीक है। इसके अंदर काफ़ी सारे टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, जानलेवा चीज़ें होती है इसके अंदर, गैसेस के अंदर केमिकल्स होते हैं जो कि अगर आप सूंघ लेते हो बैठ के, मान लो जैसे कोई मान लो सिगरेट फूकने वाला आदमी है जो कि बैठ के सिगरेट फूकता है, तो अगर वो मान लो ये गैस को अपने अंदर ले देता है तो आदमी मर तक सकता है, मतलब काफ़ी डेंजरस गैसेस होते हैं ये, ठीक है। तो ऐसे जो गैसेस होते हैं, केमिकल्स जो होते हैं, जब एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट में हमारे आते हैं तो उस प्रोसेस को एमिशन बोला जाता है कि किसी चीज़ से धुआं केमिकल्स निकल रहे हैं, ठीक है, तो उसे एमिशन बोला जाता है, ओके। अब बेसिकली इसकी वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे एयर पोल्यूशन हो गया या फिर और भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो अभी इसका पॉइंट्स पढ़ते आपको समझ आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में लिखा गया है कि व्हेन ह्यूमंस और नेचुरल फोर्सेस रिलीज केमिकल और सब्सटेंसेस इनटू द एनवायरनमेंट द प्रोसेस इज नोन एज एमिशन। यानी क्या कि जब भी बेसिकली ह्यूमन या फिर नेचुरल फोर्सेस कहीं से भी जब कुछ भी केमिकल या फिर गैसेस सब्सटेंस कुछ भी निकल रहा होता है तो उस प्रोसेस को हम बोला जाता है एमिशन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि कुछ एमिशन के मतलब काफ़ी सारे कॉजेज, एमिशन की वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है एयर पोल्यूशन, ठीक है, एयर पोल्यूशन हो सकता है। जैसे ये धुआं निकलेगा, काफ़ी ज़्यादा इसमें गैसेस रहेंगे तो इसके वजह से एयर पोल्यूशन होगा, ठीक है। एयर पोल्यूशन का मतलब खाली इतना नहीं होता भैया आसमान में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया तो एयर पोल्यूशन। पोल्यूशन का मतलब होता है, देखो पॉल्यूशन का मतलब होता है कि कोई चीज़ है, ठीक है, और जब वो मैली होने लगती है, गंदी होने लगती है, ठीक है, तो उसको पोल्यूशन बोला जाता है। जैसे वाटर है, वाटर मान लो साफ सुथरा है और उसमें आपने कचरा भर दिया, उसमें बहुत सारी गंदगी कर दी तो उसको बोलेंगे वाटर पोल्यूशन, ठीक है, वाटर गंदा हो रहा है। तो वैसे ही हमारा एयर जो है वो काफ़ी साफ है और अगर उसके अंदर हम मान लो सल्फ्यूरिक एसिड मतलब सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड मतलब जो अलग अलग गैसेस है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऐसे अलग अलग जो गैसेस है अगर वो हमारे एयर के अंदर मिक्स होती है तो हम बोलते हैं उसे बेसिकली हमारा एयर पोल्यूशन, ठीक है। तो ऐसे ही ये जो केमिकल इसके अंदर रहते हैं गैसेस के अंदर, ये भी हमारे एटमॉस्फेयर में जाकर मिल जाते हैं हवा में और क्रिएट कर देते हैं एयर पोल्यूशन, ठीक है। तो बेसिकली एयर पोल्यूशन भी हो जाता है इसके वजह से, इससे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं एमिशन की वजह से, ठीक है। गैसेस जब निकलते हैं चाहे वो नेचुरली हो, वोल्केनो से फटने से हो या फिर कंपनी के फैक्ट्री के धुएं से हो, ठीक है, ये सब हमारे इन्वायरमेंट में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। जैसे एसिड रेन हो गया, वो भी इसी की वजह से होता है, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें होती है, अभी बताऊंगा आपको, ओके। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि मेनी नेचुरल प्रोसेसेस कॉज एमिशन। जैसे कि वोल्केनो इरप्ट जब होता है वो हो गया, ठीक है। वोल्केनो जब इरप्ट होता है तो क्या क्या चीज़ें निकलती है, तो उसमें से सबसे पहले तो एसिड निकलता है जो हमारा मैग्मा होता है, फिर कुछ उसमें से एशेस निकलते हैं, राख निकलती है, धुआं निकलता है, टॉक्सिक गैसेस निकलती है, ठीक है, जो जहरीली होती है जो कि हमारे इन्वायरमेंट में जाकर मिल जाती है, ठीक है। वैसे ही अगर एक और देखोगे तो जब हमारे जंगल में आग लगती है, फॉरेस्ट फायर जब लगता है तो वो भी एक टाइप का देखोगे तो उसके वजह से भी धुआं निकल रहा रहता है जंगल में से, ठीक है, जब जंगल में आग लग जाती है, ओके। तो इसके वजह से होता क्या है, धुआं निकलता है, स्मोक आता है, पहली बात तो धुआं निकलता है, ठीक है, ये भी जहरीला रहता है, ठीक है, आसमान में जाकर मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड ये सारी चीज़ें निकलती है, गैसेस निकलते हैं, ओके। उसके बाद सूट भी निकलता है। सूट का मतलब होता है बेसिकली जैसे आपने देखा होगा जो चिमनी होती है, ठीक है, आपके घर में नहीं होगी मे बी, बट आपने देखा होगा कहीं पे कि मान लो कहीं पे आप कुछ जला रहे हो, ठीक है, और उसके ऊपर ऐसे एकदम एकदम काला काला हो जाता है, ठीक है। मतलब जैसे अगर मान लो आपने बचपन में देखा होगा कि जो मोम रहता है हमारा, जो दिया मतलब ये रहता है ना हमारा मोमबत्ती, ठीक है, उसके ऊपर आपने पेपर रख के देखा होगा कि भाई इधर आग जल रहा
रहा है और ऊपर जो है ये काला काला इतना हिस्सा हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते थे कि वो पेपर जो रहता था उसके ऊपर आप डिजाइन बनाते थे, काला काला हो जाता था। तो बेसिकली वो जो रहता है, जो काला काला हिस्सा रहता है, जो जलने के बाद राख काला काला को बोला जाता है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद देखोगे काफ़ी सारे हार्मफुल जो मतलब जो एलिमेंट्स होते हैं, वो केमिकल्स होते हैं, वो भी निकलते हैं, जैसे कि कार्सिनोजेनिक हाइड्रोकार्बन्स, ये सारे मतलब ऐसे जो अलग अलग जो मतलब गैसेस होते हैं, वो सारी चीज़ें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में निकलता है, डिऑक्सिन, ये सारे गैसेस जो रहते हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में जाकर मिल जाते हैं जब बेसिकली हमारा फॉरेस्ट फायर लगता है, ठीक है। तो देखो नेचुरल के वजह से, नेचुरल प्रोसेसेस के वजह से भी काफ़ी बार एमिशंस होते हैं, जो कि हमारा एयर पोल्यूशन या फिर और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो रहती है, प्रॉब्लम्स जो रहते हैं इन्वायरमेंट के अंदर, वो क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन होता है, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे जो डायनासोर थे जब वो मरे थे, तो उस टाइम पर देखोगे तो एस्ट्रॉइड जब गिरा था, तो कुछ ही जानवर मरे थे। बट एस्ट्रॉइड गिरने की वजह से जब भूकंप पूरी धरती के ऊपर आने लगे थे, फिर काफ़ी सारे वोल्केनो फटने लगने लगे थे, जिसकी वजह से देखो तो मेन तबाही चालू हुई थी, ठीक है। वोल्केनो फटने लगे, उसके बाद देखोगे तो पूरा धरती धुएं से भर चुका था, पूरा एटमॉस्फेयर जो था वो राख से भरा हुआ था, ठीक है। ऊपर का जो धरती का पूरा एटमॉस्फेयर जो था ना, वो राख से पूरा ढक चुका था, सूरज की किरणें आ नहीं रही थी, ये सारी प्रॉब्लम्स आ रहे थे, ठीक है। तो बेसिकली देखोगे तो ये एमिशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, ओके। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है कि बेसिकली काफ़ी सारे ह्यूमन प्रोसेसेस भी होते हैं, ऐसा नहीं कि खाली नेचुरल की वजह से ही होता है। इंसानों ने काफ़ी सारे ऐसे मतलब कह सकते हो कर्म किए हैं, जिसकी वजह से भी इमिशंस होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि जब हम गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, जब गाड़ी चलाते हैं तो उसमें से धुआं निकलता है, वो एक हो गया, ठीक है। जब हम फैक्ट्री चलाते हैं, जैसे कि ऐसा, तो ऐसी जो फैक्ट्रीज चलाते थे उसमें से भी धुआं निकल रहा है। तो ऐसी अलग अलग चीज़ें होती है जहाँ पर हम बेसिकली एमिशन क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से वो एयर में जाता है और एयर पॉल्यूशन क्रिएट करता है। तो इट विल बी अनफेयर टू से डैट ऑल पॉल्यूशन कम फ्रॉम ह्यूमन बीइंग, ठीक है। मतलब ये कहना गलत होगा कि भैया सारा पॉल्यूशन जो है या फिर सारा ये जो एमिशन है वो इंसानों ने ही किया है, क्योंकि देख सकते हो यहाँ पर वोल्केनो फटता है तो ये बहुत ज़्यादा मतलब टॉक्सिक होता है। तो ये तो देखोगे इंसानों ने थोड़ी फाड़ा है, ये तो अपने आप फट गया, नेचुरली फटा है, ठीक है, वोल्केनो। तो देखोगे तो कुछ इमिशंस जो होते हैं, गैसेस जो होते हैं, एयर पोल्यूशन जो है वो नेचुरली भी होता है और ह्यूमन मेड भी होता है। तो ये कहना गलत होगा भैया खाली इंसानों ने ही सारे पाप किए, ये नेचुरली भी होता है, ठीक है। तो इसी के ऊपर काफ़ी सारे मतलब लोग भी होते हैं जो कहते हैं क्या है कि देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसके ऊपर काफ़ी सारे लोग कहते हैं, काफ़ी सारे थिंकर जो रहते हैं वो कहते हैं कि भाई ये जो है ये गलत बात है कि कहना कि भाई इंसान जो है उन्होंने पॉल्यूशन को बढ़ाया हुआ है, ये नेचुरली बढ़ता जाता है। काफ़ी सारे देख लो फैक्टर, जैसे वोल्केनो फट जाता है या फिर और कुछ आग लग जाती है जंगल में, तो उसकी वजह से ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। इंसान तो थोड़ा बहुत ही पॉल्यूशन फैलाता है, तो ये कहना गलत है कि भैया इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ा रहा है, ठीक है। तो ये आर्ग्यू चलती रहती है मिशन के ऊपर, ठीक है। तो बेसिकली देखोगे तो बट इसके ऊपर यहाँ पर एक राय दी गई है, जो कोई आपको भी लिखना है कि ये तो बात सही है, इनकी आर्ग्यूमेंट हमेशा चलती रहेगी, भैया इंसान गलत नहीं कर रहा है या फिर इंसान गलत कर रहा है। बट यहाँ पर अपनी राय बताई गई है बुक वालों ने कि देखो भैया हमारी राय तो यही है कि हमको ये डिस्कवर करना चाहिए कि इंसानों के वजह से कितना पॉल्यूशन हो रहा है, मतलब कितना इंसानों ने पॉल्यूशन किया है, और जो हमारा इन्वायरमेंट है, हमारा जो नेचर है, वो कितना पॉल्यूशन हैंडल कर सकता है, ठीक है। मतलब हमारे पेड़ पौधे या फिर जो भी हमारा इन्वायरमेंट है वो कितना पॉल्यूशन हैंडल कर सकता है और कितना पॉल्यूशन हैंडल नहीं कर सकता है, ठीक है। जितना कर सकता है पॉल्यूशन हैंडल उतना हमें करना चाहिए, मतलब उतने रखना चाहिए और उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। और अगर ज़रूरत पड़ती है कि भैया ह्यूमन जो है, इंसान जो है, उनको पॉल्यूशन को अब रोकना होगा, रिस्ट्रिक्ट करना होगा, तो हमें बिल्कुल रोकना चाहिए। इंसान जो है उनका बेसिकली जो पॉल्यूशन है उसे रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, रोकना चाहिए कि भैया इंसानों को धुआं नहीं करना है, ठीक है, प्रदूषण नहीं फैलाना है। और अगर इससे सारी चीज़ें ठीक होती है तो ये अच्छी चीज़ है, फिर कर दो, ठीक है। तो यही बेसिकली राय बताई गई है। तो ये इमिशन होता है जब हम धुआं निकालते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये इमिशन होता है, ये भी समझ आ गया होगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट होता है इरोजन, ठीक है। ये भी एक टाइप का इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन ही होता है। इसकी वजह से होता क्या है कि हमारी जो अच्छी खासी जो ज़मीन होती है वो बंजर ज़मीन बन जाती है। जैसे कि अगर आप ये देख लो, ये हरी भरी ज़मीन, अच्छी खासी ज़मीन है, फर्टाइल ज़मीन है, इसका अगर आप ये वाला हिस्सा देखोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा है, ठीक है। हो क्या रहा है बेसिकली देखो, इरोजन का मतलब होता है कि कोई भी ज़मीन है, जैसे आपको ये ज़मीन दिख रही है, तो ये जो ज़मीन है जब बहुत तेज पानी आता है या फिर कोई भी आता है, मान लो जैसे कोई भी ये ज़मीन है, ठीक है, तो जब इसके ऊपर का ये जो मट्टी वाला जो लेयर है, देखो ये जो नीचे का वाला ज़मीन है, ये
टाइट वाला ज़मीन है, ठीक है, एकदम थोड़ा कड़क ज़मीन होता है। और ऊपर का ये जो मट्टी वाला लेयर होता है, ये आप टाइप से कह सकते हो ये थोड़ा अच्छा ज़मीन मतलब सॉइल होता है, ठीक है। ऊपर सॉइल होता है, नीचे बेसिकली लेयर होती है ज़मीन की, ठीक है। तो ये जो सॉइल वाला जो लेयर होता है ऊपर, ये काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर न्यूट्रिशन रहते हैं और यही मेन सोर्स प्रोवाइड करता है प्लांट्स को ग्रो होने के लिए, ठीक है। तो अगर मान लो ये जो लेयर है ये नहीं रहता है ज़मीन के ऊपर और ये बहकर मान लो चला जाता है कहीं पर, तो इसके वजह से होता क्या है कि जो हमारी ज़मीन होती है वो फर्टाइल नहीं रहती है, उपजाऊ नहीं रहती है और बंजर बन जाती है। मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखो यहाँ पर इमेज आपको दिख रही है, देखो ये जो ज़मीन आपको दिख रही है, आपको समझ आ रहा है इधर हुआ क्या है कि बहुत तेज बारिश आई है, एकदम तेज एकदम दबाकर बारिश आई है, जिसकी वजह से पूरी जो मट्टी थी वो बहकर चली गई और देखो अब सिर्फ ज़मीन बचा हुआ है। अब बताओ यहाँ पर कौन सा फसल उगाओगे आप, ठीक है। पहले ढेर सारी मट्टी थी, बट बहुत ज़्यादा बारिश आने की वजह से, बहुत तेज बारिश आने की वजह से यहाँ की पूरी मट्टी जो है वो बहकर चली गई है, ठीक है। तो बेसिकली इसी को हम इरोजन बोलते हैं, सॉइल इरोजन, ठीक है। कि जब ऊपर की जो लेयर होती है, मट्टी वाली जो लेयर होती है ज़मीन की, वो बहकर चली जाती है और सिर्फ ये लेयर बच जाती है, तो इसको इरोजन बोलते हैं। और अगर मान लो यही प्रोसेस बहुत लंबे समय तक चलते जाता है और अगर ये ज़मीन के ऊपर कोई भी मतलब ऐसे फसल वसल कुछ उग नहीं पाती है, तो ये जो ज़मीन होती है ये बंजर बन जाती है और ये हो जाता है डिसर्टिफिकेशन में चली जाती है, मतलब वही अपना डेजर्ट बन जाती है ये, ठीक है। तो इसको इरोजन बोला जाता है जब ज़मीन के ऊपर की लेयर जो रहती है वो हट जाती है, ठीक है। तो इससे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि अगर आपकी फसल नहीं उग पाती है, उसके अंदर पूरी ज़मीन बंजर बन जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से अनाज नहीं उग पाता है, फूड क्राइसिस आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें होती है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, देखो कि द प्रोसेस ऑफ इरोजन ऑक्योर व्हेन द सरफेस ऑफ द लैंड इज वॉर्न अवे एंड लॉस्ट। मतलब क्या कि जो सरफेस जो रहता है लैंड का, मान लो ये लैंड है, इसके ऊपर ढेर सारे लेयर्स होते हैं, सरफेस होते हैं, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला जो लेयर है ये सॉइल का लेयर है, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला लेयर है जब ये चला जाता है, हट जाता है, ठीक है। मान लो जैसे कि आप जो है बहुत ज़्यादा बहुत खेती करते हो, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपकी जो लैंड थी उसको पूरा खुदेर दिया, एकदम ट्रैक्टर चला चला के एकदम खोद खोद कर एकदम पूरा खुरखुर खुरखुर कर दिया, ठीक है। अब मान लो बहुत तेज बारिश आई, जिसकी वजह से जो पूरी ऊपर आपने मट्टी खुदेर कर रखी थी ये बहकर आगे चली गई और कुछ ऐसा हाल हो गया। अब बताओ ये इसके बाद आप क्या करोगे। तो बेसिकली ये जो प्रोसेस था कि भैया मट्टी पूरी बहकर चली गई, तो इसी को बोलते हैं हम सॉइल इरोजन, ठीक है। जब जो लैंड होता है उसमें से जो पूरा सॉइल है वो लॉस्ट हो जाता है, वॉन हो जाता है। वॉन मतलब चला जाता है, यहाँ से निकल के चला जाता है, दूसरी जगह चला जाता है, मतलब बहकर आगे मान लो इधर चला गया, तो इसको ही बोला जाता है बेसिकली सॉइल इरोजन, ठीक है। इरोजन बोला जाता है इसी को, ठीक है। तो इरोजन क्या, तो देखो इधर लिखा है क्या है कि सॉइल इरोजन कैन हैव हाईली डेंजरस इफेक्ट, ठीक है। इसके काफ़ी सारे डेंजरस इफेक्ट रहते हैं। इरोजन कैन ड्रेन फार्मलैंड, वेटलैंड हैबिटेट्स, स्ट्रीम एंड इवन होल इकोसिस्टम, ठीक है। तो बेसिकली इरोजन की वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। कई बार तो होता क्या है, देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, कई बार होता क्या है कि इरोजन की वजह से, जैसे मान लो ये पहाड़ है, ठीक है। अब ये पहाड़ है, अब मान लो यहाँ की ये जो मट्टी थी ये दह गई, ठीक है। आपने देखा होगा जो माउंटेन्स रहते, पहाड़ रहते, वो कोलैप्स कर जाते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ से आप गाड़ी चला कर जा रहे थे और ये मट्टी जो थी पूरा उधर चट्टान था वो सब गिर गिर के आपके ऊपर गिर गया, ठीक है, और आप मर गए। तो देखोगे तो बेसिकली ये काफ़ी डेंजरस रहता है सॉइल इरोजन, इसकी वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आती है। ऊपर से ये भी होता है, अगर मान लो जैसे आप यहाँ पर खेती करते हो, ठीक है, मान लो आपकी ये ज़मीन, आप यहाँ पर खेती करते हो, ठीक है, आपकी ये पूरी फसल है, आपने यहाँ पर मान लो सरसों या फिर कुछ भी हुआ है, ठीक है। अब मान लो बहुत तेज बारिश आती है, आपकी पूरी फसल बहकर नीचे चली जाएगी और आपकी पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी, क्यों, मट्टी पूरा बहकर चला गया। तो सॉइल इरोजन की वजह से जो फार्म लैंड होता है वो भी बर्बाद हो जाता है, पूरा वेट लैंड हो जाता है, पूरा मतलब कीचड़ कीचड़ एरिया, हैबिटेट भी बर्बाद हो जाता है। जो स्ट्रीम्स होते हैं, स्ट्रीम मतलब ऐसा कुछ एरिया होता है बेसिकली, मतलब कुछ ऐसा एरिया होता है, स्ट्रीम का मतलब तालाब वाला एरिया बेसिकली। तो ये जो स्ट्रीम्स होते हैं ये भी बर्बाद होने लगते हैं। मतलब क्या कि जैसे अब मान लो यहाँ पर ये पानी आ रहा है, ठीक है, पानी आ रहा है, अब मालूम पड़ रहा है पानी आते आते यहाँ पर ये जो मट्टी का जो लेयर था ये नीचे गिर गया, ठीक है, नीचे गिर गया, ये भी नीचे गिर गया, ये भी नीचे गया। तो ये जो पूरा हिस्सा जो है मट्टी वाला ये पानी में गिरते जा रहा है, ठीक है, पानी में गिरते जा रहा है। तो इसकी वजह से देखोगे तो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है, मतलब पूरा हमारा जो स्ट्रीम है वो भी बर्बाद हो रहा है, ठीक है। हो सकता है इसकी वजह से पूरा इकोसिस्टम भी बर्बाद हो जाए। तो बेसिकली देखोगे तो ये जो हमारा इरोजन है काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है, ठीक है। मे भी आपको समझ आ रहा होगा इरोजन क्या होता है। अब देखो बेसिकली टू प्रिवेंट इरोजन मेनी ह्यूमन सोसाइटी थ्रू आउट वर्ल्ड हिस्ट्री हैव यूज्ड डिवाइसेस सच एज transforming. They had simply allowed erosion to occur. Their food supply would have decreased severe. In some cultivation, erosion caused so much damage that he cultivate decline and fell apart. मतलब क्या, देखो बेसिकली इसका मतलब ये होता है, देखो काफ़ी सारे जो बेसिकली मतलब यहाँ पर बताया गया ये
कि देखो इरोजन से बचने के लिए काफ़ी सारे देखोगे दुनिया भर में काफ़ी सारे जो लोग होते हैं वो कुछ इस तरीके की फार्मिंग करते हैं। ऐसे और भी काफ़ी सारे मतलब कह सकते हो प्रोसेस होते हैं जिनकी मदद से हम इरोजन से बच सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपका ये पहाड़ी इलाका है। ठीक है, अब पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर अगर आप फसल उगाते हैं, मान लो जैसे यही पहाड़ है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप मान लो ऐसे फसल उगा देते हो, यहाँ पे फसल उगा देते हो और कल को मान लो तेज बारिश आती है तो पूरी फसल जो है वो नीचे दहकर आ जाएगी और आपकी पूरी फसल बर्बाद, मेहनत बर्बाद, सब कुछ बर्बाद। ठीक है, और पूरा आपका जो भी आपने फसल उगाया था वो सब बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, बट अगर आप मान लो इस तरीके से उगाते हो, ठीक है, इसको बोला जाता है ट्रेंच फार्मिंग। ठीक है, ये जो फार्मिंग होती है इसको ट्रेंच फार्मिंग बोला जाता है। इसके अंदर होता क्या है कि आप जो है पूरे पहाड़ को काट काट कर कुछ इस तरीके का फ्लैट बना देते हो। ठीक है, अब मान लो बारिश आती भी है बहुत तेज तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इरोजन होगा बट थोड़ा बहुत ही होगा, थोड़ा बहुत ही बेसिकली हमारा जो प्रोडक्ट है जो भी हम उगा रहे हैं वो डैमेज होगा, ज़्यादा डैमेज नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पूरा ही डैमेज हो जाएगा, पूरी फसल ही ढह कर खराब हो जाएगी, बट यहाँ पर थोड़ा बहुत ही बर्बाद होगा। ठीक है, ऊपर की मिट्टी ज़्यादा से ज़्यादा नीचे आएगी, नीचे की मिट्टी ज़्यादा से ज़्यादा नीचे आएगी। ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा बर्बादी नहीं होगी, तो इसको हम ट्रेंच फार्मिंग बोलते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारी और भी चीज़ें होती है जिनकी से बेसिकली इरोजन को रोका जाता है, ये मिट्टी जो है वो नीचे दहकर ना चली जाए। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि इरोजन जो है वो ऐसे चट्टानों पे ही होता है, मतलब ऐसे पहाड़ों पे ही होता है। जो फ्लैट ज़मीन होती है ना, हमारी फ्लैट ज़मीन ऐसी, मतलब दिखाता हूँ आपको, देखो फ्लैट ज़मीन कैसी दिखती है, देखो जैसे कि ये। ठीक है, अब ये जो फ्लैट ज़मीन है, देखो ये फ्लैट ज़मीन है, यहाँ पर भी इरोजन हो सकता है। ठीक है, मतलब क्या, जैसे आपने मान लो मिट्टी को पूरा खुदेड़ दिया, अब एकदम तेज हवा आई, पूरी धूल, पूरी मिट्टी जो है उड़ उड़ के चली गई। ठीक है, अभी अगर मान लो लगातार कुछ, मान लो यहाँ पर साइक्लोन आ गया, तूफान आ गया, ठीक है, तो पूरी मिट्टी उड़ के चली जाएगी, जिसकी वजह से फिर वही हो जाएगा, मिट्टी चली गई, ऊपर की लेयर चली गई, तो हो गया सॉइल इरोजन। ठीक है, तो ये प्लेन लेवल पे भी होता है, ये जरूरी नहीं है कि बेसिकली ये स्लोप लेवल पे ही हो कि भैया माउंटेन के ऊपर ही ये इरोजन हो। ठीक है, उसके बाद देखो अब आगे क्या लिखा है, देखो अब यहाँ पर देखो बेसिकली बताया गया है कुछ स्पेसिफिक टाइप के इरोजन्स होते हैं जो नॉर्मली हमको दिखते हैं। ठीक है, मतलब कुछ यहाँ पर टाइप्स बताए गए इरोजन्स के। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला है गली इरोजन। ठीक है, गली इरोजन होता है क्या, बेसिकली आपको बता देता हूँ। देखो गली इरोजन का मतलब होता है कि जब, देखो यहाँ पर बताया गया है कि थिन वाटर कॉलम क्विकली रिमूव द सॉइल फ्रॉम एन एरिया। मतलब क्या कि देखो जब बहुत तेज बारिश होती है, मान लो बहुत तेज बारिश हो रही है और ये जो आपकी ज़मीन थी, मान लो पहले ये फ्लैट ज़मीन थी और ये जो ज़मीन थी ये अब बीच से क्रैक हो गई है। ठीक है, जैसे ये आपको दिख रहा है गली बन गया है यहाँ पर, मान लो जैसे बारिश यहाँ पर लगातार गिर रही थी जिसकी वजह से यहाँ पर एक खड्डा बन गया। ठीक है, और ये धीरे धीरे बढ़ते 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 पानी की वजह से यहाँ पर एक गली जैसे बन गई। ठीक है, नाला बन गया टाइप में, तो इसको हम गली इरोजन बोलते हैं। जब जमीन जो है वो अपना बेसिकली इतना हिस्सा खो देती है कि वो एक नाले जैसा बन जाती है। ठीक है, कि पूरा मिट्टी बह बह कर अब आगे जा रहा है। ठीक है, बह बह के आगे जाते जा रहा है, बह रहा है, तो इसको हम गली इरोजन बोलते हैं। ठीक है, जब मिट्टी इस तरह का हो जाती है। उसके बाद एक और होता है जिसको हम रील इरोजन बोलते हैं। ठीक है, रील इरोजन बेसिकली इसका मतलब होता है स्ट्रीम इरोजन। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है, जैसे कि आपको ये दिख रहा है ये इधर तालाब पानी बह रहा है। ठीक है, अब होता क्या है कि इसके अंदर देखो ये जो लैंड है ये अच्छा खासा उपजाऊ जमीन है, क्योंकि तालाब के पास अच्छा खासा उपजाऊ जमीन है। बट मान लो ये पानी आ रहा है, मान लो बारिश आ रही है तेज से, तो इसमें लहरें उड़ रही है और यहाँ पर उड़ के लहर आई, जिसकी वजह से ये जो जमीन का हिस्सा था वो पानी में डूब गया। ठीक है, टूट के गिर गया। तो इसके वजह से होगा क्या, देखो हमारी जो ज़मीन थी वो हिस्सा कम होते जाएगा, हो सकता है कुछ समय बाद अब इतना हिस्सा बचे, तो ये भी एक टाइप का इरोजन ही है, ज़मीन जो है हमारी कम होती जा रही है। ठीक है, तो ये एक बेसिकली इसको हम रील इरोजन बोलते हैं। स्ट्रीम इरोजन भी बोल सकते हैं, यहाँ पर लिखा है, आप चाहो तो इसका नाम ये भी इस्तेमाल कर सकते हो, स्मॉल स्ट्रीम इरोजन, अगर नाम याद नहीं आता है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसको स्मॉल स्ट्रीम इरोजन भी बोलते हैं। देखो यहाँ पर लिखा भी गया है कि इरोजन ऑक्योर व्हेन मेनी टाइनी वाटर कैनल्स आर फॉर्मेड एंड इंटर रील इरोजन हैपन व्हेन अ लेयर ऑफ सॉइल इज रिमूव्ड, कि ये पूरा लेयर ही भैया रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली इसको हम स्ट्रीम इरोजन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है सोल्यूशन इरोजन। ठीक है, सोल्यूशन इरोजन में होता है क्या बेसिकली, देखो सोल्यूशन इरोजन देखो यहाँ पर बता रहा हूँ, देखो ये देखो सैल्टेशन इरोजन का मतलब होता है जब हमारी जो लैंड है, ठीक है, हमारी जो ज़मीन है उसका ऊपर का जो लेयर यानी जो सॉइल है वो हवा, पानी या फिर ग्रेविटी किसी भी चीज़ की वजह से जब वहाँ से रिमूव हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सैल्टेशन इरोजन। ठीक है, मतलब बाउंस करके चला जाता है। ओके, जैसे कि ग्रेविटी या फिर हवा कैसे बताता हूँ, देखो जैसे मान लो आपकी ये खेत है, ठीक है, और यहाँ पर बहुत तेज़ हवा चल रही है और आपकी पूरी ज़मीन जो है उसकी मिट्टी उड़ उड़ के जा रही है। ठीक है, आपने देखा होगा जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो धूल उड़ उड़ के आता है। ठीक है, तो ऐसी मिट्टियाँ जब उड़ उड़ के आपके खेत से चली जाएगी सारी, मान लो ऊपर की लेयर ही गायब हो जाती है उड़ उड़ के, इतना तेज तूफान आया, तो होगा क्या, आपके सॉइल इरोड हो जाएगी। ठीक है, पूरा लेयर गायब
हो गया सॉइल इरोजन, ठीक है, बर्बाद आपकी ज़मीन खेत, ठीक है। ऐसे ही और भी चीज़ हो सकती है, मान लो बहुत तेज़ बारिश आई तो हो सकता है बहुत तेज़ बारिश आने की वजह से पूरी जो ज़मीन थी उसकी मट्टी दह कर आगे बह गई, ठीक है, पूरी मट्टी आगे बहकर चली गई, ठीक है, तो इसकी वजह से भी आपका सॉइल इरोजन हो सकता है। और ग्रेविटी की वजह से भी हो सकता है, मतलब कि ग्रेविटी की वजह से मतलब इस तरह से हो सकता है कि आपकी जो ज़मीन है कुछ इस तरीके से है, ठीक है, स्लोप वाला है, और आपने कुछ ऐसा खेत बनाया और मान लो बारिश हुई या फिर कुछ समय बाद कुछ आपकी जो ज़मीन है वो ग्रेविटी की वजह से वो नीचे दहने लगी, मतलब नीचे गिर गई, ठीक है, पूरी मट्टी, तो ये इस टाइप का भी सॉइल इरोजन हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा जो इरोजन जब होता है तो उसे हम बोलते हैं सल्टेशन इरोजन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट होता है सरफेस क्रीप, ठीक है। सरफेस क्रीप का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर आपको बताता हूँ। देखो सरफेस क्रीप का मतलब होता है कि जो हमारी सरफेस होती है, जो लैंड का जो हिस्सा होता है, इसका जो ऊपर का जो ये मतलब बेसिकली ऊपर का जो लेयर होता है ये धीरे धीरे गायब होने लग जाता है, ठीक है। मतलब बेसिकली आप कह सकते हो कि ये फ्लैट लैंड के ऊपर बात की जा रही है कि जब फ्लैट लैंड जो है उसका जो ऊपर का जो एरिया है जब धीरे धीरे गायब होने लगता है, जैसे मान लो अब जैसे यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये मान लो आपका खेत है, ठीक है, या फिर लैंड है, और ऊपर कंकड़ पत्थर जो भी आपके जो ऊपर का जो लेयर है सॉइल का वो है, और हवा बह रही है जिसकी वजह से ये जो है ये आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। कुछ आपके पार्टिकल्स छोटे छोटे जो आसमान में उड़ जा रहे हैं, इधर उधर बह के जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम सरफेस क्रीप बोलते हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली ऊपर का जो सरफेस होता है, मतलब ये इस टाइप से आप कह सकते हो। यहाँ पे देखो बताया गया है कि व्हेन द वाइंड ब्लो स्मॉल पार्टिकल्स अलोंग द ग्राउंड पैकिंग अप सॉइल पार्टिकल्स एंड ब्लोइंग देम अवे थ्रू द एयर। मतलब क्या कि बेसिकली इसके अंदर आप कह सकते हो सॉइल की पूरी लेयर जो है वो गायब नहीं होती है, इसके अंदर थोड़ी थोड़ी लेयर धीरे धीरे गायब होते जाती है, ठीक है। इसको सरफेस क्रीप बोलते हैं। मतलब सरफेस जो ऊपर का जो सरफेस होता है वो धीरे धीरे जो रहता है हवा के वजह से, एयर के वजह से जो रहता है वो आगे जाता रहता है। इसके अंदर सिर्फ एयर की वजह से जब जाता है तब उसको हम सरफेस क्रीप बोलते हैं, ठीक है। यानी सरफेस के ऊपर जो क्रीप होते हैं, मतलब हिस्सा जो होता है सरफेस का, वो धीरे धीरे हवा के वजह से बह बह कर उसकी जो ऊपर की मट्टी होती है वो आगे जाने लगती है, ठीक है। बहकर किधर, और मान लो इधर आपका खेत है तो बहकर इधर आ गई, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बेसिकली हम सरफेस क्रीप। तो इसी टाइप का इरोजन होता है, इसी को हम इरोजन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बताया गया है कि इरोजन हैज़ मेनी कॉजेज, काफ़ी सारे कॉजेज होते हैं, मतलब काफ़ी सारे कॉजेज की वजह से हो सकता है इरोजन, मतलब काफ़ी सारे कारणों की वजह से इरोजन हो सकता है। कुछ नेचुरल भी हो सकते हैं, कुछ ह्यूमन बेस्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। नेचुरल कौन से, जैसे वाटर, वाइंड, आइस, अदर नेचुरल एलिमेंट्स कैन स्टार्ट द इरोजन, ठीक है। जैसे अब हवा बह रही है, बहुत तेज बारिश आ रहा है, ठीक है, बर्फ़ की वजह से भी हो सकता है। आपने देखा होगा बर्फ़ की वजह से, आपको बताता हूँ, देखो आपने देखा होगा अंटार्कटिका या फिर कोई ऐसी मूवी देखी होगी जिसमें जो समुद्र रहता है वहाँ पे पूरा बर्फ है, ठीक है। तो आपने देखा होगा काफ़ी बार जो बर्फ रहता है वो टूट के नीचे गिर जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से वो भी एक टाइप का सॉइल इरोजन ही रहता है, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे ही सारी चीज़ें भी हो सकती है। तो ये सारी जो एलिमेंट्स होते हैं ये नेचुरल होते हैं, तो इन्हें हम नेचुरल बेस्ड इरोजन बोलते हैं, ठीक है, जो नेचर की वजह से हो जाता है। बट कुछ ह्यूमन की वजह से भी होते हैं, काफ़ी सारे इंसान को बताया गया है कि जो बेसिकली हमारा जो सॉइल इरोजन जो है, सॉइल इरोजन वो हो सकता है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ की वजह से। जैसे कि अगर मान लो आप खेती एकदम दबा दबा कर रहे हो, पूरा खेत को कुदर कुदर कर रख दिए, ठीक है, ज़्यादा मतलब पंपिंग कर रहे हो, ठीक है, पाउलिंग जिसको बोला जाता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब खेती कर रहे हो, बहुत मतलब खेती मतलब यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा अगर खेत को जोत देते हो ट्रैक्टर से या फिर किसी भी चीज़ से, तो उसकी वजह से भी सॉइल इरोजन हो सकता है, ठीक है। प्रॉब्लम आ सकती है, मान लो बहुत तेज हवा है, बह कर चला गया मट्टी, ठीक है। या फिर आप बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हो, ठीक है, एग्रीकल्चर में मतलब काफ़ी सारे फर्टिलाइज़र, केमिकल, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसकी वजह से भी हमारी जो सॉइल होती है वो ज़मीन से काफ़ी ज़्यादा सूखने लग जाती है और ख़राब होने लग जाती है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी इरोजन हो सकता है। मट्टी जो रहेगी वो बहुत ज़्यादा हल्की हो जाएगी और फिर उड़ के चली जाएगी और फिर आपका जो खेत रहेगा वो बंजर बन जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली देखोगे तो ह्यूमन की वजह से भी काफ़ी सारे बेसिकली सॉइल इरोजन होते हैं और नेचुरली तो होते ही है, ठीक है। तो बेसिकली सॉइल इरोजन इसे हम बोलते हैं, ओके। उसके बाद देखो अब नेक्स्ट जो हमारा बेसिकली पॉइंट है, मतलब नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है वो है एक्सटिंक्शन। मतलब क्या, आप जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जब इन्वायरमेंट में एनिमल्स जो होते हैं या फिर जो भी वाइल्ड लाइफ है, चाहे वो एक्वेटिक हो या फिर लैंड वाली हो, जब वो बेसिकली एक्सटिंक्ट होने लगती है, विलुप्त होने लगती है, तो वो भी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के अंदर ही आता है। क्योंकि इन्वायरमेंट के अंदर वो जो वाइल्ड लाइफ है, बायोडाइवर्सिटी जो है, वो भी इन्वायरमेंट का ही हिस्सा है। और जब वो भी खत्म होने लगती है, वो भी बर्बाद होने लगती है, डैमेज होने लगती है, तो इसका मतलब है इन्वायरमेंट डैमेज हो रहा है, ठीक है। तो एक्सटिंक्शन भी एक टाइप का देखोगे तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन ही है। तो देखो यहाँ पर बताया गया है कि when the last member of a species are killed it become extinct, ठीक है। कि जब कोई भी प्रजाति का जानवर है, मान लो ऐसे 10 मेंढक है, ठीक है, कोई भी प्रजाति के जानवर है, जैसे इंसान ही है, ठीक है, हम सारे धरती के ऊपर इंसान रहते हैं, ठीक है। अब हम जो इंसान है धरती के ऊपर रहते हैं, अगर मान लो धरती से सारे इंसान को मार दिया जाता है, मान लो कल को एलियन आता है और वो धरती के ऊपर चेक करता है और धरती के ऊपर मान लो उसको सिर्फ एक ही इंसान मिलता है और कल को वो भी इंसान मर जाता है, तब वो जो एलियन होंगे वो ये बोलेंगे अब धरती से इंसान जो है वो विलुप्त हो चुके हैं, ठीक है, खत्म हो चुके हैं, मर चुके हैं। तो बेसिकली विलुप्त होना
होना, एक्सटिंक्ट होने का मतलब होता है जब किसी भी प्रजाति का जो जानवर है, जो आखिरी जानवर जो था, जो लास्ट मेंबर था, जब वो भी मर जाता है तो उस प्रजाति को बोल दिया जाता है कि भैया अब ये जो प्रजाति है, पूरी स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है। जैसे डोडो बर्ड आपने सुना होगा, डायनासोर, ये सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, ठीक है। सो नेचुरल कॉज हैव ऑलवेज बीन अ सोर्स ऑफ एक्सटिंक्शन बट मेनी ह्यूमन प्रोसेस हैव आइडेंटिफाइड दैट रेट एट विच एक्सटिंक्शन ऑक्योर। मतलब क्या, देखो नॉर्मली देखोगे तो ज़्यादातर जो बेसिकली हमारे एक्सटिंक्शन जो है, जानवर जो है विलुप्त हुए, वो नेचुरली हुए। जैसे डायनासोर विलुप्त हो गए, उससे पहले काफ़ी सारे जानवर रहते थे, ठीक है, मैमथ हो गया। तो ये सारे जो जानवर थे ज़्यादातर वो देखो तो नेचुरली विलुप्त हुए हैं। बट अभी के टाइम पे देखो तो देखा गया है कि काफ़ी सारे जानवर जो है वो इंसानों की वजह से विलुप्त हुए, जैसे शिकार करने की वजह से। जैसे अगर आपको बताओ, इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो ये जो कुछ जानवर है जो कि इंस्टिंक्ट हो चुके हैं, मतलब विलुप्त हो चुके हैं। जैसे ये चीता है, ठीक है, जैसे कि अभी चीता प्रोजेक्ट किया गया था कि अब दूसरे अफ्रीका से, मतलब दूसरे कंट्रीज जो है वो चीता को लेकर आकर अब इंडिया में रखा जा रहा है, ताकि इंडिया के अंदर वापस से चीता की जो प्रजाति हो सके। इंडिया के अंदर अब चीता एक भी नहीं था, विलुप्त हो चुका था, ठीक है। तो दूसरे देश से चीता को लेकर आया गया था। ऊपर से ये देखो, ये रेड राइनो, ठीक है, मतलब रेड राइनो सॉरी, ये वन सिंग वाला जो राइनो होता है, एक सिंग वाला, ये भी हमारे देश से अब विलुप्त हो चुका है, ठीक है। ये पिंक हेड जो मतलब बेसिकली डक होता है, ये भी विलुप्त हो चुका है। ये वाला बर्ड भी विलुप्त हो चुका है। तो बेसिकली ये कुछ एनिमल्स है जो कि इंडिया से विलुप्त हो चुके हैं। ये वर्ल्ड से विलुप्त नहीं हुए, इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो बेसिकली देखोगे तो काफ़ी सारे जो जानवर है वो विलुप्त होते जा रहे हैं। और ये क्यों हो रहे हैं, तो ये हो रहे हैं शिकार की वजह से। जैसे अगर ये राइनो ही देख लो, तो ये राइनो क्यों विलुप्त हो गया इंडिया से, क्योंकि इसके काफ़ी ज़्यादा शिकार करते थे लोग। क्या करते थे, इसका शिकार करके इसका जो सींग रहता था उसको काट देते थे और ब्लैक मार्केट में जाकर बेच देते थे। तो देखोगे तो बेसिकली एक्सटिंक्शन जो है वो नेचुरली तो होता ही है, बट इंसानों ने भी काफ़ी ज़्यादा शिकार करने की वजह से, या फिर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, ये सारी चीज़ों की वजह से काफ़ी सारे जानवर जो थे वो मर चुके हैं, ठीक है, इंसानों की वजह से भी। तो एक्सटिंक्शन इसे बोला जाता है। अब देखो बेसिकली यहाँ पर बताया गया, एक फैक्ट बताया गया, कुछ इन्फॉर्मेशन, कि देखो इट इज एस्टिमेटेड दैट मास एक्सटिंक्शन हैव हैपेंड अबाउट एवरी 550 मिलियन ईयर, ठीक है, मतलब हर 5 करोड़ साल में माना जाता है कि जो मास एक्सटिंक्शन जो है वो होता है, ठीक है। मास एक्सटिंक्शन होता है क्या है, मैं आपको बताता हूँ। देखो हमारी जो धरती है जब से बनी है तब से हमारी धरती के ऊपर टोटल 5 मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं, ठीक है। मास एक्सटिंक्शन का मतलब होता है जब कोई नेचुरल या फिर कोई भी मतलब प्रॉब्लम आ जाती है धरती के ऊपर, मतलब कोई क्लैमिटी आ जाती है, बहुत बड़ी विपदा आ जाती है, और उसकी वजह से उसकी धरती की जितने भी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें बहुत मेजॉरिटी पॉपुलेशन जब मर जाती है, मास मतलब बोलते हैं मेजॉरिटी, ठीक है। जब मेजॉरिटी पॉपुलेशन मर जाती है तो उसे बोला जाता है मास एक्सटिंक्शन, ठीक है। जब एक दो पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट होती है उसे बोलते हैं भैया स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई, ठीक है, बस। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा जानवर मर जाते हैं, एक ही मतलब अलग अलग प्रजाति के, पूरी धरती के मान लो 90% जानवर मर गए, 70% जानवर मर गए पूरे धरती के, तब उसे बोला जाता है मास एक्सटिंक्शन, ठीक है। बहुत बड़े आबादी के जो जानवर थे वो मर गए, एक्सटिंक्ट हो गए, ठीक है। तो ये माना जाता है कि हर 50 मिलियन ईयर में, यानी हर 5 करोड़ साल में मास एक्सटिंक्शन जो है धरती के ऊपर होता है, ठीक है। टोटल देखो धरती पर अभी तक कितने मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं, तो जब से धरती बनी है अभी तक टोटल 5 मास एक्सटिंक्शन हुए, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, देखो सबसे पहला हुआ था लगभग 600 मिलियन ईयर साल से थोड़ा बाद हुआ था, उसके लगभग आसपास, ठीक है। तो उस टाइम पर मास एक्सटिंक्शन हुआ था, जिसके अंदर देखोगे तो लगभग 60-70% जो आबादी थी वो मर गई थी, ठीक है। मतलब धरती के ऊपर जितने भी जानवर थे उसमें से मेजॉरिटी जो जानवर थे वो मर गए थे, ठीक है। उसके बाद दूसरा मास एक्सटिंक्शन जो है वो कुछ 500 करोड़ के आसपास हुआ था, 570 ऐसा कुछ हुआ था, जिसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा मेजॉरिटी जो थी 80% जो आबादी थी वो मर गई थी, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तीसरा मास एक्सटिंक्शन जो कि यहाँ पर बताया गया है, ठीक है, बेसिकली देखोगे तीसरा मास एक्सटिंक्शन जो कि यहाँ पर बताया गया है, जो कि 250 मिलियन ईयर्स पहले हुआ था, लगभग मतलब 25 करोड़ साल पहले हुआ था, ठीक है। तो ये जो 250 मिलियन ईयर साल पहले जो मास एक्सटिंक्शन हुआ था, जिसको सबसे बड़ा मास एक्सटिंक्शन बोला जाता है, इसके अंदर हुआ क्या था बेसिकली, देखो इसके अंदर सॉरी ये 300 साल पहले हुआ था, मैं भूल गया था थोड़ा। तो देखो बेसिकली यहाँ पर ये जो तीसरा मास एक्सटिंक्शन जो है वो 250 मिलियन ईयर्स पहले हुआ था, जिसके अंदर धरती की 96% जो आबादी है वो मर गई थी, ठीक है। मतलब 96% जो स्पीशीज थी पूरी धरती की वो मर गई थी धरती की, ठीक है। और उस टाइम पर रहते कौन थे, तो बेसिकली उस टाइम पर बड़े बड़े कीड़े रहते थे। जैसे अभी टाइम पर आप देखोगे हमारी धरती में बहुत छोटे छोटे कीड़े रहते हैं ना, कि भैया आप जाते हो देखते हो तो पैर से कुचल के मार देते हो, तो उस टाइम पर बहुत बड़े बड़े कीड़े रहते थे, डायनासोर जितने बड़े बड़े कीड़े रहते थे जो कि धरती के ऊपर राज करते थे, ठीक है। मतलब कह सकते हो डायनासोर से पहले इन लोग का राज रहता था, काफ़ी बड़े बड़े जानवर रहते थे। तो ये 250 मिलियन ईयर साल पहले धरती की 96% आबादी जो थी वो विलुप्त हो गई थी, ठीक है।
और उसके बाद अगर फोर्थ मास एक्सटिंक्शन देखोगे तो उस टाइम पर लगभग 80% आबादी मर गई थी, ठीक है, इसके अंदर था 80%, ठीक है। और अगर आप फिफ्थ मास एक्सटिंक्शन देखोगे जिसके अंदर डायनासोर मरे थे, जिसमें मीटियोर गिरा था, तो वो हुआ था बेसिकली जिसके अंदर 76% आबादी मरी थी, ठीक है। कह सकते हो दुनिया मतलब धरती का सबसे बड़ा मास एक्सटिंक्शन जो था वो 250 मिलियन ईयर्स साल पहले हुआ था, जो कि थर्ड मास एक्सटिंक्शन था, जिसके अंदर धरती की लगभग पूरी ही आबादी मर गई थी, बस 4% आबादी बची हुई थी, ठीक है। तो बेसिकली ये था, ठीक है। और अभी बोला जा रहा है कि अब धरती का मतलब ये जो थर्ड हमारी सेंचुरी जो है बेसिकली ये 22nd सेंचुरी जब खत्म हो जाएगी, 21st सेंचुरी जब खत्म हो जाएगी, मतलब जैसे अभी 2000 चल रहा है ना, तो जैसे ही 3000 आएगा तो बोला जा रहा है कि भैया अब थर्ड मास मतलब सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन होगा, जो कि इंसानों की वजह से होगा। और धरती जो है इस बार फिर से सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन की वजह से धरती की मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो मर जाएगी, ठीक है, मतलब माना जा रहा है, ठीक है, कि अब जो हमारी ये नेक्स्ट जो सेंचुरी आएगी उसके बाद, ठीक है। तो ये बेसिकली है। अब देखो यहाँ पर ये बताया गया है, इस यहाँ पर एक फैक्ट बताया गया है कि देखो हमारे धरती में अभी तक जितने भी मास एक्सटिंक्शन हुए, मतलब टोटल जितने भी ये मास एक्सटिंक्शन हुए 5 के 5, इसको अगर आप टोटल करोगे तो टोटल हमारी धरती में आज तक जितने भी पॉपुलेशन पैदा हुई है, ठीक है, मान लो 100% पॉपुलेशन टोटल पैदा हुई है, सबको मिला देंगे टोटल कर देंगे तो मान लो 100% पॉपुलेशन पैदा हुई थी। इसमें से अगर आप देखोगे तो 99.9% जो एनिमल्स है या फिर जो भी एक्वेटिक वाइल्ड लाइफ जो इतने भी ऑर्गेनिजम्स थे वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, और सिर्फ 0.1% एनिमल ही जो है वो बचे हुए हैं, ठीक है, मतलब बहुत कम प्रजाति अब बची हुई है जो कि अब जिंदा है धरती के ऊपर। 99.9% स्पीशीज जो धरती थी वो हिस्ट्री में मतलब इतिहास में अब खत्म हो चुकी है, ठीक है, मर चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो गए हैं, ठीक है, अलग अलग प्रॉब्लम्स की वजह से, ज़्यादातर देखोगे तो नेचुरल की वजह से, ठीक है। और अगर आप एक्सटिंक्शन देखोगे तो सबसे बड़ा खतरा एक्सटिंक्शन जो रहता है वो नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से ही होता है, क्योंकि देखो अब डायनासोर ही है, अब मीटियोर गिर गया अचानक से सीधा 76% आबादी मर गई, ठीक है। तो देखोगे नेचुरल की वजह से धरती में ज़्यादा मतलब एक्सटिंक्शन होता है, और मैनमेड जो रहता है वो तो एक एक करके धीरे धीरे होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब आगे देखो, आगे क्या लिखा है, इन लॉन्ग एगो स्पीशीज वेंट एक्सटिंक्ट ड्यू टू वल्केनिक इरप्शन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, फूड सप्लाई लॉस, एस्ट्रॉयड, मीटियोर्स, मतलब बेसिकली ये सारे जो रीजंस थे जो कि मतलब जैसे काफ़ी सारे एस्ट्रॉयड्स गिर जाते हैं, काफ़ी बार क्लाइमेट चेंज हो जाता है, जैसे कि अगर देखोगे इधर आइसेज आ गया था जिसकी वजह से सारे जानवर जो थे वो मर गए थे, ठीक है। तो काफ़ी सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हमारी धरती के अंदर जो जानवर रहते हैं वो मर जाते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली ज़्यादातर नेचुरल कॉजेस ही रहते, बट काफी सारे मैनमेड भी रहते, ठीक है। तो दो एक्सटिंक्शन हैव ऑलवेज ऑक्यूर्ड, द रेट एट विच द प्रोसेस इज ऑक्यूरिंग इन मॉडर्न टाइम इज आउटस्टैंडिंग। मतलब क्या कि देखोगे तो एक्सटिंक्शन जो है वो हमेशा चलते ही आया है, ये बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है कि भैया कोई मास एक्सटिंक्शन हो रहा है या फिर जानवर जो है वो विलुप्त हो रहे हैं। बट अभी के टाइम पर अगर आप देखोगे तो ये जो एक्सटिंक्शन का जो रूट है ये बहुत तेजी से चल रहा है कि हर कुछ समय में मतलब हर 10-12 साल में एक जानवर जो है हमारी धरती से एक्सटिंक्ट होते जा रहा है। जैसे अगर आप देखोगे कि अगर आप देखोगे जैसे ये जेम्स फिश नाम के एक बेसिकली रिसर्चर थे जिन्होंने बताया कि अगर आप देखोगे लास्ट 400 साल ईयर अगर आप देखोगे मतलब पहले के 400 साल अगर आप देखते हो तो उस टाइम में हमारी धरती से टोटल 100 टाइप के जो स्पीशीज थी मैमल्स की, मैमल्स मतलब जो कि दूध देते हैं जो जानवर, ठीक है। तो ऐसी 100 टाइप की जो मैमल्स है वो मर चुके हैं, ठीक है, मतलब उनकी स्पीशीज खत्म हो चुकी है, और 258 बर्ड्स की जो स्पीशीज है वो खत्म हो चुकी है सिर्फ मतलब 400 साल के अंदर ही, ठीक है। तो देखोगे तो एक्सटेट है वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो क्यों हो रहा है, तो भैया इंसानों की वजह से, ओके। उसके बाद देखो अब आगे क्या लिखा है कि इन कोर्स ऑफ द हिस्ट्री मेनी एनिमल स्पीशीज हैव बीन किल्ड ऑफ बाय ह्यूमंस, काफी सारे जानवरों को इंसानों ने मार दिया, जैसे कि यूरोपियन लायंस को देख लो, ठीक है। यूरोपियन लायंस कुछ ऐसे दिखते थे, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर इमेज नहीं डाला है, कोई बात नहीं। तो वो यूरोपियन लायंस जो थे वो नॉर्मल लायन जो रहता है उसी की तरह दिखते हैं, बस इतना फर्क रहता है उसके अंदर उसका जो बाल रहता है वो थोड़ा छोटा छोटा बाल रहता है, ठीक है। जैसे हमारे इधर बब्बर शेर देखा होगा आपने, बहुत बड़े बड़े बाल रहता है, तो उसका छोटा बाल रहता है, ठीक है। तो वो जो यूरोपियन लायंस थे वो भी मतलब बेसिकली 18 AD जो था वहाँ पर विलुप्त हो गए थे, मतलब हजारों साल पहले वो भी विलुप्त हो गए थे यूरोपियन लायन, ठीक है। वैसे ही देखोगे तो काफ़ी सारे और भी जानवर विलुप्त हो गए, ठीक है। और ये जो यूरोपियन लायन है आपको याद रखना है कि 18 AD में बेसिकली ये जो यूरोपियन लायन है ये सबसे पहला जानवर है जिसको रिकॉर्ड किया गया कि भैया ये इंस्टिंक्ट हो चुका है, विलुप्त हो चुका है, ठीक है। तो याद रखना है, अगर पूछ सकता है कि हु इज़ द फर्स्ट स्पीशीज इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री टू बिकम एक्सटिंक्ट, ठीक है, कि भैया कौन सा ऐसा जानवर है जिसको रिकॉर्ड किया गया कि ये इंस्टिंक्ट हो गया पहला, ठीक है। तो वो कौन था, तो 18 AD में यूरोपियन लायन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अर्ली नॉर्थ अमेरिकन सेटलर्स वाइपेड आउट
अबाउट 10 ऑफ द मिलियन ऑफ पैसेंजर पिजन मतलब वो जो कबूतर रहता है ना अपना, कबूतर जा वो चिट्ठी लेके जाता है वो वाला, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिकन अगर देखोगे वहाँ पर जो हमारे नेटिव अमेरिकन रहते थे तो उन्होंने काफ़ी सारे 10 मिलियंस मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रजाति जो थी जानवरों की उनको मार दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया काफ़ी सारे स्पीशीज़ को 1914 तक, ठीक है। तो दिस सेंटर ऑल्सो वाइपेड आउट स्पीशीज ऑफ ग्रिजलिंग बियर्स, मतलब ग्रिजलिंग बियर्स मतलब जो अपना ब्राउन कलर का भालू रहता है ना वो वाला, ठीक है। उसके बाद वुल्फ्स जो भेड़िए रहते हैं, ऐसे और भी टाइप्स के जो जानवर होते हैं उनको मार दिया गया है, काफ़ी विलुप्त हो गए, ठीक है। तो सिंस द अराइवल ऑफ पिलग्रिम मोर देन 500 प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज इन नॉर्थ अमेरिका हैव बिकम एक्सटिंक्ट, ठीक है। मतलब देखो काफ़ी सारे जो प्रजाति थी जानवरों की वो विलुप्त हो गई, ठीक है। ओके अब देखो लास्ट पॉइंट में क्या लिखा है कि इट इज़ हार्ड टू नो एग्जैक्टली हाउ एक्सटिंक्शन विल अफेक्ट ह्यूमन, डिफरेंट साइंटिस्ट एंड इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट हैव डिफरेंट ओपिनियन ऑन दिस इशू। मतलब क्या कि बेसिकली देखो ये समझाना मुश्किल है कि कैसे देखो ये जो जानवर, अब मान लो जैसे राइनो मर गया, ठीक है, राइनो की प्रजाति खत्म हो गई। अब आप बोलोगे अच्छा ये खत्म हो गया तो इससे हमको क्या फ़र्क पड़ने वाला है। अगर कोई जानवर का प्रजाति खत्म हो जाता है तो इंसानों को इससे क्या अफेक्ट पड़ने वाला है। तो काफ़ी सारे लोग बताते हैं कि भैया देखो ये अफेक्ट पड़ता है, और कुछ लोग बताते हैं नहीं पड़ता है, ठीक है। देखो बेसिकली इनसे हमें डायरेक्टली कोई अफेक्ट नहीं पड़ता, हमें इससे इनडायरेक्टली अफेक्ट पड़ता है, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो कि अगर कोई प्लांट है, जैसे कैसे एग्जांपल दूँ, मान लो जैसे शेर जो है, ठीक है। अगर मान लो शेर जो है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है, या फिर शेर छोड़ो, मान लो मेंढक जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। मेंढक हमारे धरती से मेंढक की स्पीशीज़ ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अब आपको पता है मेंढक जो होता है वो करता क्या है, मेंढक जो रहता है वो खाता है हमारे कीड़े मकोड़ों को, ठीक है। जो भी हमारे फसलों में जो कीड़े रहते हैं उनको ये खाने का काम करता है मेंढक, ठीक है। जो भी फसल में जो कीड़े लगते हैं, छोटे छोटे कीड़े रहते हैं, उनको ये मेंढक खा लेता है, ठीक है। अब मान लो ये मेंढक की प्रजाति खत्म हो जाती है, अब होगा क्या कि ये जो कीड़े रहेंगे उनको खाने वाला कोई रहेगा नहीं, तो ये दबा दबा कर हमारा जो फसल रहेगा वो बर्बाद कर देंगे, जिसकी वजह से हमारी फसल बर्बाद हो जाएंगे, हमको खाने पीने के वांदे पड़ जाएंगे, जिसकी वजह से अब हमें क्या करना पड़ेगा। मान लो हमारे पास अब अनाज नहीं रहता है तो हम क्या करेंगे, अब हम नॉनवेज खाना चालू कर देंगे, ठीक है। हम जितने भी जानवर रहेंगे उनको खाना चालू कर देंगे, कुछ समय बाद वो भी खत्म हो जाएंगे और हमारी धरती तबाह हो जाएगी। तो आप कह सकते हो भैया कि किसी भी जानवर का एक्सटिंक्शन अगर हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, तो इंसानों के ऊपर उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में बता दिया, बट धीरे धीरे ये इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, जिसके वजह से हमें उतना रियलाइज नहीं होता है। ओके तो इसको बेसिक हम इंस्टिंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इंस्टिंक्शन की वजह से भी देखो जो जानवर होते हैं वो विलुप्त हो जाते हैं, तो ये भी एक टाइप का देखो तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन ही है, ठीक है। काफ़ी लंबा वीडियो बन रहा है, कोई बात नहीं। देखो अब लास्ट एक टॉपिक है, उसके बाद हमारा ये आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा, जो है मरीन डिग्रेडेशन, ठीक है। मरीन डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, देखो मरीन डिग्रेडेशन का मतलब होता है जब हमारा जो तालाब होता है, समुंदर जो होता है वो बेसिकली गंदा होने लगता है, डिग्रीगेट होने लगता है, बर्बाद होने लगता है, तो उसको हम बोलते हैं मरीन डिग्रेडेशन, ठीक है। जैसे कि आप बेसिकली देखो फैक्ट्रीज होती है, ठीक है, काफ़ी सारी फैक्ट्रीज होती है जो भी उनका केमिकल होता है वो समुद्र में छोड़ देते हैं। लोग घूमने के लिए जाते हैं जुहू बीच में, तो वहाँ पर कचरा करके आ जाते हैं, ठीक है। ऐसे मतलब अलग अलग बीच में जाते हैं तो वहाँ पर पूरा कचरा करके आ जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे जानवर होते हैं। मान लो कोई मछली है, ठीक है, उसने ये कचरा प्लास्टिक खा लिया तो वैसे ही मर जाता है, जिसकी वजह से देखो काफ़ी सारा मरीन इकोसिस्टम बर्बाद हो रहा है, ठीक है। अब मान लो जैसे ये समुंदर है, ठीक है, ये समुंदर है, अब इसके अंदर बहुत सारी मछली है, ठीक है, मान लो ये मछलियाँ है। अब यहाँ से कोई फैक्ट्री है जिसने अपना ये मतलब इधर से केमिकल जो है वो मान लो समुंदर के अंदर फेंक रहा है, ठीक है। अब समुंदर के अंदर केमिकल जा रहा है तो मछलियाँ तो इसी तालाब के अंदर तैर रही है, जिसकी वजह से केमिकल इनके अंदर भी जा रहा है और ये मछलियाँ जो है उस केमिकल की वजह से मर जा रही है, ठीक है। तो पूरा मरीन इकोसिस्टम जो रहता है वो बर्बाद होता है। तो बेसिकली ये यहाँ पर यही चीज़ बतानी है कि मरीन इकोसिस्टम भी जो है वो बर्बाद होने से उसकी वजह से भी हमारा इन्वायरमेंट जो है वो भी खराब हो रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि क्या, देखो पॉल्यूशन इज ऑक्यूरिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड पॉइजनिंग द प्लैनेट्स ओशन, ठीक है। कि देखो पॉल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं पूरी दुनिया भर में, जिसकी वजह से हमारे धरती की जो बेसिकली ओशन जो है, समुद्र जो है वो भी अब जहरीली बनते जा रही है, केमिकल्स उसके अंदर आते जा रहे हैं, ठीक है। इवन इन रिमोट एरिया का मतलब होता है वो एरिया जो कि शहर से दूर होता है, ठीक है। जैसे अब आपका कोई गाँव एरिया, ठीक है, तो ऐसे जो एरिया होते हैं वो शहर से दूर होते हैं, बट अगर आप वहाँ पर भी देखोगे वहाँ के जो तालाब होते हैं वो भी आपको दिखेंगे बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, ठीक है। अगर आप वहाँ पर पानी पी लोगे तो हो सकता है आपको कोई बीमारी भी हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली देखो अब जो रिमोट एरिया होते हैं, मतलब वो एरिया जहाँ पर शहर बहुत दूर है, वो भी एरिया जो है वहाँ पर भी हमको मरीन डिग्रेडेशन दिखता है, वो भी आराम से, ठीक है। वहाँ पर भी आपको दिखेगा पूरी गंदगी फैली हुई, तालाब के अंदर लोग कचरे प्लास्टिक फेंकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दिखते हैं। इन सम एरिया द नेचुरल इन्वायरमेंट हैज़ बीन एक्सपोज्ड टू हजार्डियस वेस्ट
फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड हॉस्पिटल्स। ठीक है, ये काफ़ी सारे जो मतलब जगहों पे आपको दिखेगा कि मान लो ये समुंदर है, तो यहाँ पर फैक्ट्रीज अपना कचरा फेंकती रहती है, अपनी केमिकल्स जो रहती है जो काफ़ी डेंजरस रहते हैं वो मतलब तालाब में फेंक दिए, जिसकी वजह से वो जो पूरा हमारा ओशन या फिर जो भी पॉन्ड लेक जो भी रहता है वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस बन जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो भी मछलियाँ या फिर जो भी जीव जंतु रहते हैं वो मर जाते हैं। ठीक है, पूरा मरीन इकोसिस्टम बर्बाद हो जाता है। ठीक है, तो इन अदर प्लेसेस मेजर डिजास्टर सच एज ऑयल स्लिप हैव रेनेड द लोकल मरीन इन्वायरमेंट। ठीक है, और कई जगह पे तो ऐसा भी होता है कि अब जैसे आपको मालूम होगा जो ऑयल होता है, ठीक है, जैसे पेट्रोल डीजल हो गया, तो ये निकालते कहाँ से? समुद्र में से निकालते हैं। ठीक है, शिप जो रहती है, जैसे शिप रहती है, मान लो शिप है और ये समुद्र है, तो शिप क्या करती है, जमीन मतलब समुद्र के अंदर से जो है बेसिकली तेल निकालती है। कई बार क्या होता है कि अब मान लो तेल निकाल कर लेके जा रही है, ठीक है, अब तेल लेके जा रही है, अब मान लो तूफान है और ये पूरा तेल का जो टैंकर था वो समुद्र में गिर गया, पूरा तेल जो था वो लीक हो गया। ठीक है, पूरे समुद्र में फैल गया। और तेल ऐसा होता है कि आपको मालूम होगा तेल जो होता है वो पानी के ऊपर ही तैरता है, जिसकी वजह से देखोगे तो पानी के ऊपर ये जो तेल होता है एक लेयर बना देता है और पूरे अंदर की जो मछलियाँ होती है उनका ऑक्सीजन और सनलाइट जो रहता है वो मिलना बंद हो जाता है और जिसकी वजह से वो मर जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों की वजह से अगर देखोगे तो हमारा मरीन इकोसिस्टम काफ़ी बर्बाद हो जाता है और मरीन डिग्रेडेशन हो जाता है, और इसकी वजह से देखो तो हमारा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे टोटल जितने भी बेसिकली हमारे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन थे वो है टाइप्स उसके। तो मे भी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर अगर आपको कोई डाउट रहता है या फिर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो पूछ सकते हो। एंड देखो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है बेसिकली जिसके अंदर हम ये समझेंगे कि इसके क्या क्या कॉजेस होते हैं, आखिर ये डिग्रेडेशन होते क्यों है, तो उनके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। तो अगर आपको वो वाला लेक्चर देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को आपके जितने भी दोस्त लोग हैं उनके साथ शेयर कर दो। ठीक है, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो को देख सके, क्योंकि देखो YouTube पे जल्दी कोई भी वीडियो मतलब बनाता नहीं है एफआई का। एंड साथ ही में ये भी देखो समझ लो कि हो सकता है आपके जो दोस्त है वो मेरी वीडियो सर्च मारते हो, मतलब एफआई की वीडियो सर्च मारते हो, बट उनको मेरी वीडियो ना मिलती हो। ठीक है, और वो हार मानकर फिर अपने आप से पढ़ते हो, उनको कुछ चीज़ें ना समझ आती हो। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करो कि अपने दोस्त लोगों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि वो भी हमसे जुड़ सके और वो भी वीडियो उसको देख सके। ठीक है, तो अपने दोस्त लोगों के साथ पक्का वीडियो को शेयर कर देना। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन रहता है तो आप चाहो तो हमारे इंस्टाग्राम पर भी जाकर वहाँ से भी आपके क्वेश्चन को पूछ सकते हो। एंड अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए रहेगा स्टडी पर्पज़ के लिए तो आप चाहे तो वो जो है इसका PDF जो है वो टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ तक अगर आपने वीडियो को देख लिया तो उसके लिए थैंक यू। अब अगर आप वीडियो को लेट देख रहे हो, मतलब अपलोड होने के 1-2 दिन बाद देख रहे हो, तो यहाँ पर वीडियो की नेक्स्ट प्लेलिस्ट आ गई होगी, मतलब नेक्स्ट वीडियो की प्लेलिस्ट आ गई होगी, तो यहाँ से जाकर आप नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हो। अगर आप वीडियो को लेट देख रहे हो, 1-2 दिन बाद देख रहे हो तो जाकर नेक्स्ट वीडियो को भी देख सकते हो। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अपने नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।